नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करता हूं आज के इस पहले अंक में चर्चा और परिचर्चा के। भूमंडलीकरण के साए में बदलता समाज और संस्कृति हमारा आज का विषय है और हमारे वक्ता हैं डॉक्टर देवेश विजय एवं अरविंद गुप्ता। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर देवेश विजय, जिन्होंने लगभग 30 वर्षों से अधिक जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया और सौभाग्य से मैं उनका स्टूडेंट भी रहा हूं, तो आज मुझे उन्हें बुलाकर बड़ा हर्ष हो रहा है। सर ने विभिन्न अंतर विषयों पर लगातार लिखा है, ना केवल पढ़ाया बल्कि बहुत एक्सटेंसिवली लिखा है। सर ने अनेकों किताब लिखी, जिसमें कुछ किताबें मैं आपको अगर दिखाऊं तो यूरोपीय संस्कृति और जिसमें सर ने संपादन किया है। सांस्कृतिक इतिहास सर ने लिखी है, जिसमें सर ने तुलनात्मक सर्वेक्षण किया है विश्व की अनेक संस्कृतियों का। इसके अलावा सर ने अर्बन और रूरल बैकग्राउंड की कुछ संस्कृतियों का भी आपस में जो है तुलनात्मक अध्ययन किया है, जैसे ये पुस्तक आप देख सकते हैं। इसके अलावा दलित्स एंड डेमोक्रेसी सर की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो ये सब पुस्तकें तो सर का कार्य दिखाती ही हैं, लेकिन सर के जो विचार हैं हम आज आमने सामने बैठकर समझेंगे। इसके अलावा हमारे दूसरे वक्ता मिस्टर अरविंद गुप्ता डॉक्टर देवेश विजय के ही साथी रहे हैं और सर ने हंसराज कॉलेज से बीएससी ऑनर्स किया। इसके बाद सर ने कई कोर्सेज किए। एक महत्वपूर्ण कोर्स सर ने जो किया वो जेएनयू से इंटरनेशनल रिलेशंस में किया। तो सर की एक जो अंतर्राष्ट्रीय चीजों पर जो समझ है वो विकसित हुई। इतना ही नहीं, सर ने कंसल्टेंट इन फॉरेन ट्रेड बेस्ड इन साउथ ईस्ट एशिया के तौर पर भी काम किया। सर अनेक देशों में रहे, हांगकांग, सिंगापुर और इंडोनेशिया, और वहां रहकर सर ने व्यवहारिक रूप से उन संस्कृतियों को समझा। तो हमारे एक वक्ता जो थ्योरेटिकल रूप से चीजों को जिन्होंने समझा और प्रैक्टिकल तौर पर भी उन्होंने काफी रिसर्च की और ओरल ट्रेडिशंस को बढ़ाया, न केवल इतिहास और समाजशास्त्रीय अध्ययन किए, उनके विषय, उनके विचार इस विषय में सुनेंगे। साथ साथ एक दूसरे वक्ता मिस्टर अरविंद के विचार हम सुनेंगे, जिन्होंने व्यवहारिक रूप से उन चीजों को समझा। तो आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर देवेश विजय को कि वो आए और हमें इस विषय की समझ दें। तो मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर देवेश विजय। शुक्रिया विकास। मैं आज बहुत खुश हूँ इस वार्ता में शामिल होकर, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं छात्रों से बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा एक और भी कारण है कि इस विधा का उपयोग हमें सामाजिक चिंतन को समृद्ध बनाने के लिए आज बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है। और विकास जैसे सक्रिय शिक्षक और मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स भी आजकल इस विधा के साथ काफी कंफर्टेबल हैं। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि इसके जरिए एक रिक्तता जो ऑनलाइन कंटेंट में भी दिखती है, एक तरफ अभी क्या हाल है कि बहुत सारा न्यूज़ चैनल्स हैं, खबरों की एनालिसिस की जाती है, और दूसरी तरफ अकादमिक वक्ता चिंतन वो गोष्ठियां ये है। अब इनके बीच में जो सामाजिक विश्लेषण को सरल भाषा में आम संस्कृति में पहुंचाने की जरूरत है, वो कहीं छूट रही है। और हम लोग इस तरह से सरल भाषा में बहुत गहन जो विश्लेषण, शोध और सोच है उसको लाने की प्रक्रिया शुरू करें इस तरह के परिचर्चाओं से और ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से। ये एक हमारे अपने समाज के लिए भी और विश्व स्तर पर ये बहुत ही एक अच्छा कार्य रहेगा। और मुझे उम्मीद है युवा पीढ़ी जरूर इसमें बहुत बड़ा योगदान देगी। अब आज का विषय, जैसे विकास ने बताया, भूमंडलीकरण के साए में बदलता समाज और संस्कृति। मेरा एक अनुरोध है कि किसी भी चर्चा में जाने से पहले हमें सबसे पहले शब्दों की अवधारणा को स्पष्ट कर लेना चाहिए जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं, और अंत हमेशा चर्चा का करना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए
कि हम लोग क्या लेसन ले सकते हैं और खुद क्या कर सकते हैं किसी सार्थक योगदान के लिए समाज में। तो कोशिश करेंगे हम इन दोनों चीजों का ध्यान रखें। अब सबसे पहले परिभाषाएं ले लेते हैं। भूमंडलीकरण का क्या मतलब है? भूमंडलीकरण का अर्थ है पूरे विश्व के सभी समूहों में आदान प्रदान ज्यादा गहन हो रहा है, संपर्क ज्यादा बढ़ रहा है। इस प्रक्रिया का नाम भूमंडलीकरण है। लेकिन एक बहुत जरूरी चीज है ध्यान रखना कि कई बार भूमंडलीकरण को आर्थिक स्तर पर बहुत ज्यादा देखा जाता है, पर भूमंडलीकरण खाली आर्थिक स्तर पर नहीं हो रहा। खाली फॉरेन ट्रेड या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस कंट्रीज, खाली ये आर्थिक प्रक्रिया नहीं है। भूमंडलीकरण का सांस्कृतिक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि जानकारी, ज्ञान और एक दूसरे की अलग अलग देशों की संस्कृतियों में आदान प्रदान। जैसे बहुत एक सटीक उदाहरण है, चाउमीन आजकल हर देश में मिल जाता है, बर्गर सब देशों में मिल जाता है, बीबर जैसे कनाडा के सिंगर हैं, उनकी अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता है। इसी तरह से बॉलीवुड अब सब देशों में, बहुत से देशों में पहुंच रहा है। तो ये भूमंडलीकरण का सांस्कृतिक पहलू है। इसी तरह से बल्कि उपचार के, थेरेपीज के स्तर पर, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन में भी अब किसी भी देश में बैठकर आप किसी और देश की कोर्स कर सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं। ये सब भूमंडलीकरण के सांस्कृतिक पहलू के उदाहरण हैं। जहां भूमंडलीकरण ज्यादा अभी सफल नहीं हो रहा है वो है राजनीतिक स्तर। हालांकि यूएनओ वगैरह बने हैं, लेकिन राष्ट्र राज्य अभी भी एक बहुत ही मजबूत इकाई है, और बल्कि बैकलैश एक राष्ट्रीयता का भूमंडलीकरण के खिलाफ कई जगह देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी जैसे हम आगे बात करेंगे, ये दीर्घ काल में इनके भी समाधान निकल सकते हैं। भूमंडलीकरण के कुछ नकारात्मक आयाम हैं, लेकिन बहुत से सकारात्मक आयाम भी हैं, और ये समाज के हर पहलू, यानी कि आर्थिक के साथ साथ सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक। सामाजिक का क्या उदाहरण है? सामाजिक का मतलब होता है समाज के अंदर जो समूह है उनके अंतर संबंध क्या है। तो माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है सामाजिक स्तर पर भूमंडलीकरण का। तो ये भूमंडलीकरण की हमारी मोटी समझ हुई। अब दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है संस्कृति। ये भी एक स्पष्ट कर लेना उचित होगा, क्योंकि इस शब्द को कई रूपों में उपयोग किया जाता है, और ये एक समाज की अदृश्य पहलू है, इनटैंजिबल एस्पेक्ट है, जो दिखता नहीं है और जिसका आकलन कोई आंकड़ों में नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी प्रभाव बहुत डालता है हमारे व्यवहार पर। इसलिए इसको समझना जरूरी है। और पहले देखते हैं कि इस शब्द को किस तरीके से उपयोग किया जाता है, किन किन अर्थों में। एक तो संस्कृति का मायने होता है हमारे कला, साहित्य, दर्शन, धर्म, मतलब जो हमारी उच्च संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे बहुत क्रिएटिव डायमेंशन है किसी भी सोसाइटी का। परंतु ये सामाजिक विश्लेषण के लिए हालांकि बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी छात्र के लिए, किसी भी जिसको पठन पाठन में रुचि है, हर व्यक्ति के लिए ये जो उच्च संस्कृति उसको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो किसी समाज की राजनीति है, वो इस उच्च संस्कृति से बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं होती। जैसे मैं उदाहरण दूं, आप कथाकली या हमारे जो कथक है या यहाँ तक कि हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, ये उच्च संस्कृति है। इससे ये समझ नहीं आ पाएगा कि आज कैसे लोग वोट डाल रहे हैं, वोट डालने के पीछे की आज की सोच क्या है, या अगर दंगा होता है तो किसी समाज में क्या कुछ हो सकता है। आयरलैंड में दंगे का रूप वो नहीं होगा जो हो सकता है कि पुराने हमारे शहरों में जिस तरह का दिखता है। तो ये जो हमारा आचार व्यवहार रोजमर्रा की जिंदगी में होता है या राजनीतिक प्रकरणों में होता है, उसके पीछे जो सोच है
वो संस्कृति का ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है समझना। उसको मैं संक्षेप में कहूंगा सांझी सोच। हर व्यक्ति की यूं तो सोच अलग अलग होती है, लेकिन एक ही समूह में रहने के कारण कुछ हद तक हमारी सोच सांझी हो जाती है। सोच का मतलब हमारे विश्वास, हमारे मूल्य, हमारे टेस्ट यानी रुचियां, हमारी लॉयल्टीज, हमारी आइडेंटिटीज, ये सब हमारे जो मस्तिष्क में जिसका अगर कोई फिजिकल या मटेरियल इम्प्रिंट है तो हमारे मस्तिष्क में है, लेकिन वैसे वो अदृश्य है और हमारे व्यवहार पर बहुत गहरा असर डालता है। और जैसा मैंने कहा, हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, लेकिन एक ही समूह में रहने के कारण जो हमारे सामूहिक अनुभव है और एक ही धर्म, एक ही तरह की पारिवारिक ढांचा, जो सब चीजें हमारी सोच पर प्रभाव डालती हैं, उनसे ये सांझी सोच बनती है। ये संस्कृति का मर्म है। संस्कृति को समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। लोगों के व्यवहार को समझने के लिए उनके विश्वास, उनके मूल्य और सांझे मूल्य, सांझे विश्वास, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से इस पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है। जैसे कि आज तक हमारे पास कोई एटलस नहीं है कि जापान में मूल्य विश्वास इस तरीके के हैं, इंग्लैंड में इस तरीके के हैं, भिन्न भिन्न कंट्रीज में, रीजन्स में, विद इन कंट्रीज किस तरह के। इस तरह का कोई बड़ी एक अच्छा होगा अगर इस तरह का एटलस हो, लेकिन ये आज तक बनाया नहीं गया। इसके लिए बहुत शोध की जरूरत है। आकलन हमेशा डिबेटेबल होंगे, क्योंकि इनको हम गरीबी की तरह या उत्पादन की तरह आंकड़ों में नहीं आंक सकते। इनके बारे में ख्याल अंदाजे लगाए जा सकते हैं, लेकिन इनके बारे में अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, इनका हमारे व्यवहार पर, निजी व्यवहार पर भी और सामूहिक व्यवहार पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। तो ये संस्कृति का मर्म है। अब ये एक थोड़ी सी और समझने वाली बात है कि ये संस्कृति बनती कैसे है। जैसे मैंने कहा, एक समूह में रहने से हमारा एक ऐतिहासिक अनुभव होता है। पंजाब का एक अनुभव है, बंगाल का एक अलग अनुभव है, आयरलैंड का अनुभव है, जापान का अलग है। तो उनका जो ऐतिहासिक अनुभव रहा है, उन्होंने वहाँ के लोगों की सोच को दीर्घ काल में प्रभावित किया है। इसी तरह से इकोलॉजी यानी कि वातावरण का असर पड़ता है। मॉनसून का जैसे असर होगा, बंगाल में किस तरह की ऋतुएं हैं, एस्किमोस साइबेरिया में किस तरह का वातावरण है, उसका उनकी सोच पे असर होगा। और इसके अलावा कुछ संस्कृति, यानी कि क्या कह रहा हूं मैं, उच्च कला साहित्य नहीं, जो सांझी सोच है, उस अर्थ में संस्कृति को सीधे रूप से भी कुछ सामाजिक संस्थाएं प्रभावित करती हैं। उनमें से मुख्य है भाषा। भाषा का ढांचा और जो हमारी शब्दावली है, वो कुछ हद तक प्रभावित करती है कि हम क्या सोच सकते हैं, क्या नहीं सोच सकते हैं। इस पर चॉम्स्की जैसे विद्वानों ने बहुत अच्छा काम किया है। इसी तरह फोकलोर, शिक्षा व्यवस्था, दूर संचार, मास मीडिया, धर्म और विचारधाराएं और राजनीतिक लीडरशिप भी कई बार सोच पर बड़ा असर डाल जाते हैं। कई बार एक इंडिविजुअल कैरिस्मेटिक लीडर कुछ बड़ा प्रभाव डाल जाता है पूरे समाज की सोच पर। जैसे गांधी हमारे यहाँ बहुत अच्छे उदाहरण, या जितने भी बड़े बड़े प्रॉफिट्स वगैरह रहे, तो कैरिस्मेटिक लीडरशिप भी लोगों की सोच को प्रभावित करती है, कभी कभी बदल जाती है। तो ये सब सोच के बनने के तरीके हैं, जिनमें खास तौर पर हमें जो इनडायरेक्ट प्रभाव डालते हैं, अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, वो वातावरण, इकोलॉजी वगैरह, और जो सीधे रूप से हमारे मस्तिष्क को, हमारी सोच को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, धर्म, शिक्षा व्यवस्था, फोकलोर, कहानियां बहुत प्रभाव डालती हैं, मास मीडिया, एंटरटेनमेंट के साधन, वो भी, ये सब हमारे सोच को प्रभावित करते हैं। अब संस्कृतियों की बाउंड्रीज बहुत स्पष्ट नहीं होती। एक ही व्यक्ति, जैसे तुम समझ सकते हो, एक साथ कई समूहों का हिस्सा होता है। मैं दिल्ली वासी भी हूँ, उससे मेरी सोच कुछ हद तक प्रभावित हुई है। दिल्ली की अपनी एक सोच है जो कि कलकत्ता, चेन्नई से अलग है, लंदन से अलग है। इसी तरह से मैं एक टीचर रहा हूँ, उसके नाते मेरी सोच, तो हम कई समूहों के
में मौजूद रहते हैं और वो हमारी आइडेंटिटीज और हमारी सोच को असर डालता है। हम भारतवासी भी हैं, लेकिन हम साउथ एशियंस भी हैं। तो और एक स्तर पर सब पूरी मानव जाति की सोच कुछ हद तक एक है। पूरी मानव जाति भी एक ही संस्कृति है, क्योंकि हमारे फियर्स, हमारे डिजायर्स, ये सब एक सबकॉन्शियस लेवल पर एक जैसे हैं। तो पर इनके बीच में संस्कृतियों के कारण, जैसे मैंने कहा, समूहों की साझे अनुभवों के कारण कुछ फर्क आ जाते हैं। वो कुछ जगह बहुत डेंस होते हैं, खासतौर पे आजकल क्या है, जहां पर ओवरलैप्स करते हैं बहुत सारे सांस्कृतिक बाउंड्रीज। जैसे जापान को ले लेते हैं, ये बड़ा अच्छा उदाहरण है। वो दीर्घ काल से एक तरह की वहां पर राजनीतिक व्यवस्था रही, उनकी भाषा एक है, उनका वातावरण एक है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, और उनके यहाँ अपनी एक आर्ट और धर्म वगैरह की भी परंपराएं रही हैं। तो वो एक डेंस कल्चर हो गया। हमारे यहाँ विविधता भी है, लेकिन कुछ हद तक हमारे यहाँ एकता भी है इस विविधता के अंदर, जिसके बारे में कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसकी चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि आज हम भूमंडली के कारण जो संस्कृतियों में बदलाव आ रहे हैं उसकी बात करने जा रहे हैं। और अब मैं विकास को हैंड ओवर करता हूं। आगे की चर्चा एक डिस्कशन के रूप में हम करना चाहेंगे, जिसमें शुरुआत में विकास कुछ सवाल पूछने जा रहे हैं, पर बाद में आप लोग भी सवाल जरूर पूछिए, हम उत्तर देने की पूरी चेष्टा करेंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो भूमंडलीकरण जो एक शब्द है उसके जो मायने हमें समझाए, साथ साथ आपने संस्कृति के बारे में जो एक विस्तृत व्याख्या की। लेकिन सर कुछ प्रिसाइज क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आपने संस्कृति के बारे में बड़ा ही एक लंबा दायरा हमारे सामने पेश कर दिया है, आयाम पेश कर दिया है। और छात्र क्योंकि इस उम्र में जब इतने बड़े दायरे को समझते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है कि सर ने जो बातें बताई हैं उनको ट्रेस कैसे करना है और समझ कैसे करना है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आपसे कहा जाए कि संस्कृति के कुछ विशेष आयाम क्या है और उसका विशेष दायरा क्या है, तो क्या उसे कुछ परिभाषित शब्दों में ढाला जा सकता है? संस्कृति की ठोस परिचय क्या हो सकता है आपकी नजर में? अगर हम कुछ शब्दावली इसके लिए पेश करना चाहें तो क्या हो सकता है? एक तो बात मैंने संस्कृति को कई मानों में किया है, तो हम ये समझने की सामाजिक विश्लेषण के लिए हम सांझी सोच पर फोकस कर रहे हैं। इसका एक और उपयोग है, जैसे मैंने कहा, उच्च संस्कृति। ये बहुत जैसे कल्चरल इवनिंग में जा रहा हूँ, यानी कि डांस, ड्रामा, एंटरटेनमेंट, थिएटर, ये सब होगा। कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन कंट्रीज, उसमें भी ज़्यादातर यही मायने होता है कि हमारे आर्टिस्ट वहाँ जाएंगे, उनके आर्टिस्ट हमारे यहाँ आएंगे। तो ये एक डेफिनेशन है कल्चर की। लेकिन ये व्यापक जो सामाजिक राजनीति में हो रहा है, अर्थव्यवस्था में हो रहा है, उसको ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये खाली क्रिएटिव लोगों की रचनाएं होती हैं। सांझी सोच को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस मायने में भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट कल्चर वर्ड यूज करते हैं। जी सर। तो ये हमारे व्यापक इतिहास में क्या हुआ है, समाज में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, उसके लिए समझना बहुत जरूरी है। अब ये दुर्भाग्य से अदृश्य चीज, सोच अपनी ही आदमी नहीं जानता, तो पूरे समूह की सोच के बारे में सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन कैसे किया जाए, इसकी कुछ विधियां हैं। जैसे मैं समझता हूं कि जो लोगों की सोचा हुआ निर्णय लिया जिसमें झलकते हैं, जो उनकी एक्शन है, उसको मार्क्सवादी लोग प्रैक्टिस भी कहते हैं। वेबर ने उसके लिए वर्ड यूज किया है सोशल एक्शन। उसके अंदर हमारी सोच झलकती है। ये बड़ी एक बारीकी से समझने वाली बात है। बहुत से एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक गलती करते हैं कि हम संस्कृति को समझे कहाँ, यानी कि विश्वास, मूल्य, जो मैंने कहा ना, सोच में क्या क्या आता है, विश्वास, मूल्य, रुचियां, हमारी पहचाने यानी कि आइडेंटिटीज, ट्रेट्स, लोगों के कुछ अलग अलग, पठानों के कुछ बिहेव करने के अलग ट्रेट्स होते हैं, बंगालियों के अलग होते हैं। ये सांझे ट्रेट्स हैं जो हम हर व्यक्ति में नहीं पाए जाएंगे, अमूमन पाए जाते हैं किसी समूह में। ये 6 मुख्य संस्कृति की सेगमेंट्स हैं, यानी कि सोच की।
और इनको फिर अवचेतन स्तर पर भी होती है, चेतन स्तर पर भी होती है। उनको लेकिन समझा कैसे जाए। अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि वो रिचुअल्स और सेरेमनीज में उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट इंडिया में आएगा बाहर से, तो रामलीला देखेगा और उससे हमारी जो विश्वास मूल्य वगैरह है उनके बारे में वो कुछ कहेगा। जी। या होली पे मैकम मैरियट एक बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने होली को लेकर के और हमारे जो सोच और मूल्य वगैरह उनके बारे में कुछ कहा। क्लिफर्ड गेट्स एक बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए थे, उन्होंने बाली आइलैंड पर जाकर के वहाँ की जो कॉक फाइट है, उनका एक बड़ा फेमस आर्टिकल है, उसको लेकर के उन वहाँ का पूरा अंदाजा लगाया कि इनका सामाजिक ढांचा ये है, इनके मूल्य ये हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा सा हेजिटेंट हूँ, थोड़ी इसमें मुझे लगता है कि मिसलीडिंग एक ये मेथड है, क्योंकि हम ये बहुत सारे जो ये सिंबल्स बोलते हैं इनको, ये लोग सिंबल्स ऑसिफाइड होते हैं, यानी कि वो बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं और उनको एक रूटीन तरीके से खाली रिपीट किया जा रहा है। जैसे रामलीला है, उसका एक कथा है, वो बहुत समय से चली आ रही है, उसको खाली आज रिपीट किए दिया जा रहा है, तो वो आज के मूल्य और सोच पर ज्यादा हमें नहीं बताएगी। जबकि हम लोगों की वहां जो बैठे हुए हैं लोग, उनकी गॉसिप को सुन, वो ज्यादा बेहतर दर्पण है उनकी सोच का। और खास तौर पर जैसे मैंने कहा प्राक्सिस, यानी कि जो लोग सोच समझकर निर्णय लेते हैं और उनको जो रिस्पॉन्स मिलता है सोसाइटी में उस निर्णय को, उस एक्शन को, वो आज की सोच को सबसे अच्छा रिफ्लेक्ट करता है। तो संस्कृति यानी कि सांझी सोच को हमें समझना है अगर, तो इस एक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए, सोची समझी एक्टिविटी, रूटीन रिचुअल रेपिटेटिव एक्टिविटी नहीं, जो रिचुअल्स में होती है। अब फेरे हो रहे हैं, कई लोगों को फेरों के मंत्रों का मीनिंग भी नहीं पता हो जी, तो वो उनकी आज की सोच के बारे में नहीं बता रहा कि कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट आकर के फेरों को देखे, या जैसे एटनबरो ने गांधी फिल्म में वो सीन दिखाया है कि गांधी और उनकी पत्नी फेरों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सब हमारे आदर्श हैं। आज की जो हमारी सोच और जो हमारा बर्ताव है उसके बारे में जरूरी नहीं कि वो बताएंगे। उसको समझने के लिए हमें आज के निर्णयों और एक्शन पर ध्यान देना चाहिए। अब इसमें एक समस्या होती है कि इंडिविजुअल के जब हम एक्शंस को देखेंगे तो वो सामूहिक के बारे में कैसे बताएगा। तो उसका समाधान ये है कि जो आदमी कुछ एक्शन ले रहा है उसका समूह जिस तरह से उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। बाबर ने राणा सांगा से लड़ाई से पहले शराब के प्याले तोड़ दिए और सेना उससे उत्साहित हुई। तो ये उनके उस समय की सामूहिक सोच के बारे में बताता है जी, कहीं ना कहीं ये है। अगर ये दर्पण है सोच को समझने का। अकबर नंगे पांव चिश्ती की दरगाह पे गए और पूरा उनके साथ काफिला गया ताकि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। तो ये उनकी सोच के बारे में बताता है और पूरे समूह की सोच के बारे में, खाली अकबर नहीं, उनके एक्शन को उनकी सोसाइटी कैसे ले रही है उसके बारे में बताता है। तो ये दर्पण है सोच को समझने का। जी जी, थैंक यू सर। सर आपने जैसे बताया कि सांझी एक मतलब सोच होनी चाहिए। संस्कृति के बिंदुओं को ट्रेस करने के लिए सर ने कहा कि सांझी सोच पर बल देना चाहिए और भी कुछ सर ने ट्रेस बताए, एक्शंस पर सर ने कहा कि बल देना चाहिए, ना कि रिचुअल्स पर बहुत ज्यादा। तो सर ये बात हमें समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल जिसका जवाब आपने शायद पहले ही दे दिया है, वो मेरे मन में ये था कि पारंपरिक जो संस्कृति की समझ है और इससे जुड़ा जो इतिहास लेखन है, जैसे कि आपने अभी हमें बताया कि मानव शास्त्रीय अध्ययन हुए हैं, समाज शास्त्रीय अध्ययन हुए हैं, इसके अलावा भी कई अध्ययन आपने हमें बताया। तो इसमें कोई आप विशेष गैप अगर देखते हो कि ये चीज अगर इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाती तो शायद संस्कृति की समझ और विस्तृत और अच्छी हो जाती, तो सर उन गैप्स को आप कैसे देखते हैं? हाँ, अच्छा जी, मैं बहुत अच्छा है तुमने सवाल किया, इससे मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि असल में जिस मायने में मैं संस्कृति की ओर ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ, यानी कि सांझी सोच और उसके अंदर विश्वास मूल्य इत्यादि,
इस पर ज्यादातर काम नहीं हुआ है। इसको हिंदी में मानसिकताएं कह सकते हैं, जिसके बारे में केवल एक स्कॉलर्स का ग्रुप था, अनाल्स हिस्टोरियन का ग्रुप था फ्रांस के अंदर। उन लोगों ने इस वर्ड को यूज किया, मेंटालिटीज, वरना इस वर्ड को यूज ही नहीं किया गया। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो वर्ड यूज करते हैं मीनिंग एम्बॉडिड इन सिंबल्स। सिंबल्स जैसे रामलीला, जैसे होली, जैसे कॉक फाइट, जैसे मैंने, और उनके अंदर मीनिंग यानी कि कलेक्टिव वैल्यूज वगैरह क्या रिफ्लेक्ट होती हैं, उसको वो लोग मीनिंग बोलते हैं। अब जैसा मैंने कहा, ये मिसलीडिंग हो सकता है क्योंकि ये रिचुअल एक्शन है, ये ऑसिफाइड है, ये आज की लिविंग कल्चर के बारे में नहीं बता। उसके लिए हमें लोगों के एक्शंस पर ध्यान देना चाहिए और उनको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो एक तो ये अब जैसा मैंने कहा, ये बर्ताव पर बहुत असर डालता है। किसी भी समाज के अंदर गांधी के रिस्पॉन्स मिलेगा या हिटलर को मिलेगा, ये उनकी संस्कृति यानी कि सोच को जाने बिना नहीं समझा जा सकता। तो फिर सोच पर शोध क्यों नहीं हुआ है? जब हम मुगल कल्चर पढ़ते हैं तो खाली मुगल आर्किटेक्चर, मुगल म्यूजिक, मुगल पेंटिंग, ये क्यों पढ़े? उस समय की सोच क्या थी जी? जैसा कि अनाल्स में मार्क ब्लॉक एक बहुत महान इतिहासकार हुए थे, उन्होंने ये कोशिश की थी फ्यूडल सोसाइटी में लोगों की सोच क्या है, पर ज्यादातर ये काम हुआ ही नहीं। यहां तक कि मैंने बताया ना कि आज की सोच को तो समझना इतना मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने जब मैं गांव में अध्ययन कर रहा था, एक उदाहरण, तो सोच को कैसे समझा जा सकता है। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं टीचर हूं भाई, मैं जा रहा हूं मेरठ में एग्जामिनर बन के प्रैक्टिकल के अंदर, और किसी को अगर अपने रिश्तेदार की मदद करवानी है तो भाई बता दो। अब जब वो उठ के चले गए तो जो समूह बैठा था, बुजुर्ग लोग बैठे थे, सबने कहा देखो कितने भले आदमी हैं। और अब ये कितना अच्छा बताता है कि इस समाज में जो कानून है उसको तोड़ना स्वीकार्य है। नातेदार जिससे मिला भी नहीं है, वो किसी और के कहने पर उसकी मदद कर देना, उसको महत्व दिया जाता है। तो ये जो हमारी कम्युनिटी लिंक्स की जो इंपॉर्टेंस है हमारी सोसाइटी में, ये इसको बहुत स्पष्ट करता है। तो ये इस तरह से एक्शन से उन्होंने जो कुछ कहा और उसको जो रिस्पॉन्स मिला, उससे हम व्यक्ति की सोच को समझते हैं। असल में ये एक प्रक्रिया हम हमेशा करते रहते हैं, लेकिन शोध के स्तर पर इसको अपनाया नहीं गया। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कल्चर को इस रूप में अटेंड तो किया, लेकिन वो चले जाते हैं, जैसा मैंने कहा, सिंबल्स के ऊपर। सर, पिछले दिनों में सिगमंड फ्रॉइड जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनके विषय में पढ़ रहा था, तो उन्होंने मस्तिष्क के 3 भागों के बारे में बताया, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो क्या इन आपने इस विषय में जरूर अध्ययन किया होगा सर, तो इस का हमारी संस्कृति पर आपने जैसी कुछ बातें बताई थी, उसका प्रभाव पड़ता है आवश्यक रूप से माइंड्स का, यानी कि उसके बारे में से कोई टिप्पणी? क्योंकि सोच का तो जो घर है वो तो मस्तिष्क है जी जी, और सोच के ये 3 मैंने बताया जैसे आयाम होते हैं, स्तर होते हैं, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, चेतन, अवचेतन और अर्धचेतन कह लो। अब फ्रॉइड इसके अंदर बहुत बड़े पायनियर थे, लेकिन वो उन्होंने जो चीज खास उनका योगदान है वो ये है कि अवचेतन 90% से ज्यादा हमारी कार्यकलाप निर्धारित करता है। हाँ, वो हम पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, और खास तौर पे वो अवचेतन हमारा जो शिशु काल के अनुभव है और जो हमारी सेक्सुअलिटी है, जिसको वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं हमारे डिजायर पैटर्न्स में, वो शिशु काल में भी होती है, फिर बीच में सो जाती है, फिर उभरती है युवा काल या किशोर काल। तो ये यूनिवर्सल उन्होंने स्ट्रक्चर बताया। हम लेकिन जो बात कर रहे हैं वो, जैसे मैंने कहा, एक लेवल पे पूरी ह्यूमैनिटी का यूनिवर्सल मेंटल ब्रेकअप एक जैसा है। वो भाषा को ग्रहण के स्तर पर भी हमारे अंदर कुछ ऐसी कैपेसिटी है कि हम भाषा को सीख सकते हैं। अगर वो खाली बाहर से नहीं आती, हमारे ब्रेन के कुछ गिवन स्ट्रक्चर्स हैं। उन्हीं में एक ये भी है जो फ्रायड ने बताया, सेक्सुअलिटी, जिसको उन्होंने कहा इड,
और ईगो, दो चीजें उन्होंने इस अनकॉन्शियस लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट मानी। अब इसके बारे में अब थोड़ा सा संशोधन किया गया, पर वो बड़े पायनियर थे। जब इससे इन सब के बारे में बात भी नहीं की जाती थी, उस समय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उन्होंने इसके बारे में स्थापित किया इस थीसिस को कि यहाँ ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और खासतौर पर रोगों से उन्होंने बताया कि रोगों को अगर ठीक करना है तो ये जो रिप्रेस्ड हमारे डिजायर्स हैं, वो हमारे जो अनुभव शिशु काल से रहे हैं, उनको जब तक हम नहीं एड्रेस करेंगे, वो उनको कम से कम एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो तरह तरह के रोग हमको हो सकते हैं। ये उनका कहना है। मैं ये मानता हूँ कि ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति है। सेक्सुअलिटी वगैरह अलोन और शिशु काल का ही सारा अनुभव सबसे महत्वपूर्ण, ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति है, पर हाँ ध्यान देना लायक है। पर जो हमारे विषय से संबंधित खास बात फ्रायड को लेकर है वो ये है कि वो सांस्कृतिक अंतरों में नहीं जा रहे थे, वो पूरी ह्यूमैनिटी का एक ही सबकॉन्शियस स्ट्रक्चर मान रहे हैं, एक ही पैटर्न में आप हाँ, कि वो पूरी ह्यूमैनिटी को एक इड और ईगो, ये हमारे उनका जो वो इलाज होगा वो इंडियन के लिए भी वही होगा, ऑस्ट्रियन के लिए भी होगा, जहाँ पे वो वियना में साइकोएनालिस्ट थे। लेकिन संस्कृतियों में भी फर्क होता है। अब इसको लेके कल्चरल साइकोलॉजी एक नया फील्ड बन गया है, जी जी, जिसमें मैस्लो वगैरह को ज्यादा तो बड़े विचारक हैं अब महत्व दिया जा रहा है। थैंक यू सर। सर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जो एक संस्कृति को दूसरे से अलग करते हैं, क्या उनको चिन्हित किया जा सकता है? क्या उनको परखा जा सकता है कि ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस संस्कृति को इससे अलग करते हैं? तो सर उस पर कुछ प्रकाश डालें। जैसे मैंने कहा कि 6 सेगमेंट्स हैं, विश्वास, मूल्य, रुचि इत्यादि जो मैंने बताए। इन पर हमें हर संस्कृति को मैप करने की जरूरत है। जैसे पठानों में पीठ दिखाना सामाजिक मौत की तरह है। तो ये सब 6 में से किसमें आएगा? ये मूल्यों में आएगा, मूल्यों में कि शिवलरी, करेज, ये सुप्रीम वैल्यू है। कलात्मकता सुप्रीम नहीं है, जो कि भद्रलोक में हो सकती है। जी जी, तो अलग अलग समूहों में मूल्य अलग ऑर्डर में होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कलात्मकता पठानों में नहीं मूल्यवान मानी जाएगी, पर उसकी ऑर्डरिंग अलग। संस्कृतियों का फर्क बस इतना होता है, जैसे कैलिडोस्कोप होता है ना, उसके अंदर कितने सारे रंग होते हैं और हल्का सा उसको बदलने से पूरा पैटर्न बदल जाता है। तो ये छोटे छोटे अंतर हैं। कलात्मकता हो मूल्यों में वही सब जगह पाई जाएगी। शौर्य, इंटेलिजेंस, है ना, सलीका, बुजुर्गों को, ये सब होंगे, लेकिन इनकी ऑर्डरिंग अलग है। उसी से सांस्कृतिक फर्क बन जाता है। विश्वासों को भी लेकर ऐसे ही होगा। भूत प्रेत की बहुत कम मान्यता अब रह गई है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गई, अंधविश्वास बिल्कुल खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अब एजुकेशन की वजह से, मीडिया एक्सपोजर की वजह से वो कम हो गया, पहले बहुत ज्यादा था। तो बस इनका उतार चढ़ाव, इनकी एम्फेसिस और इनकी ऑर्डरिंग बदल जाती है। जी सर, जरूर सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सर आधुनिक समय में जैसे कि भूमंडलीकरण हमारा विषय भी है, और भूमंडलीकरण 20वीं शताब्दी में बहुत बड़ा फिनोमेना रहा है। हालांकि पहले से ही भूमंडलीकरण इनडायरेक्टली शुरू हो गया था, ये काफी विद्वान मानते हैं। हाइपर ग्लोबलाइजर्स विशेषकर इसमें मैंने जो पढ़ा और सुना है। लेकिन सर आधुनिक समय में पिछले 20, 30, 40 सालों में कुछ बड़े बदलाव आए हैं सांस्कृतिक, और इनके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? क्या पिछले 30, 40 सालों में टेक्नोलॉजिकल या कुछ विशेष तरह के बदलाव की वजह से सांस्कृतिक बदलाव कहीं ना कहीं आए हैं? आप इसको किस दिशा में देखते हैं सर? निकास, तुमने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भूमंडलीकरण तेज हुआ है, लेकिन हाल में आया है ऐसा नहीं, बल्कि देखा जाए तो स्टोन एज, पाषाण युग में भी भूमंडलीकरण शुरू हो गया था। क्योंकि अफ्रीका से जो मानव निकला वही तो यूरोप में, एशिया में, और बाद में फिर जाकर के अलास्का के रास्ते और अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में वही होमो सेपियंस जो जाति थी, वही उसने ही विस्तार किया। तो वो भी एक ग्लोबलाइजेशन था।
उसके बाद गति आई जब व्यापार सिविलाइजेशन से बीच में शुरू हुआ, इंडस वैली का, मेसोपोटामिया से, इजिप्ट से, ये जो व्यापारिक संबंध बने, ये ग्लोबलाइजेशन का सेकंड गियर था। मैं इसको कार के गियर की तरह बल्कि कहूंगा। थर्ड गियर कब आया? वास्को ड गामा और कोलंबस ने जब नए रास्ते निकाल लिए, तो उसने ग्लोबलाइजेशन को और तीव्र किया, है ना। खाली नई कॉन्टिनेंट्स ही नहीं ढूंढे गए, बल्कि फिर वहां से आलू आया, टमाटर आया, वो सब जगह वो फैले। तो ये एक्सचेंज बढ़ा, बीमारियां भी फिर ग्लोबल हुई। तो ये जो संपर्क है ये और तेज हुए कोलंबस के युग से, जो कि रेनेसां वगैरह के युग से ओवरलैप करता है। फिर उसके बाद जो अगला वही एम्पायर्स का युग भी उसी से संबंधित है, वो थर्ड गियर में ही आएगा, क्योंकि एम्पायर्स ने तो फिर और ज्यादा ग्लोबलाइजेशन को तेज किया। ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस इंडिया में आए, चाइना में गए, वगैरह वगैरह। हमारा भी कुछ हद तक उपनिषद वगैरह उन्होंने लिए, पढ़े कुछ। तो ये ग्लोबलाइजेशन का और तीव्रता आई। फिर जो फोर्थ गियर आया है वो आया है डिजिटल रेवोल्यूशन से, इंटरनेट से। ये बहुत और यही लिबरलाइजेशन के साथ ही 90s 80s से ये इन्होंने गति पकड़ी है। एक तरफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने, क्योंकि सोवियत यूनियन टूट गया, सोशलिस्ट प्लानिंग का मॉडल संदिग्ध हो गया और लिबरलाइजेशन को अपनाया गया, तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो रहा था, और वही इंटरनेट का युग भी। तो ये फोर्थ गियर हो गया। और फिफ्थ गियर आगे आएगा अभी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डिश टेलीविजन को इंटरनेट युग में ही मानेंगे? थोड़ा सा पहले ये डिश टेलीविजन और रेडियो वगैरह थोड़ा उसी, ये भी सब 90s का, 90s का ही है, वो भी डिजिटल सैटेलाइट्स। तो सर ये आपने क्या दिया मुझे भूमंडलीकरण के विषय में दिया, लेकिन मैं तीव्रता उत्तरोत्तर आई है। जी, तीव्रता आई, लेकिन इससे होने वाला सांस्कृतिक बदलाव जो पिछले 30-40 सालों में, सीधा सवाल क्या? क्योंकि सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि टेलीफोन के आने से, इंटरनेट के आने से क्या हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में भी बदलाव आया है? जैसे सर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ये बात रखना चाहता हूँ। जैसे हम कभी किसी घर जाते थे तो हम कहते थे कि मैं सोमवार को आऊंगा, तो हम सोमवार को पहुंच जाते थे। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास फोन है और हम लास्ट मोमेंट पर भी अपने जो है चीजें बदल देते हैं। क्या ये सांस्कृतिक मूल्यों को नहीं बदल रही है चीजें? टेक्नोलॉजी हम 5 मिनट पहले बोल देते हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगा इस वजह से, लेकिन पहले क्योंकि वो व्यक्ति हमारा इंतजार कर रहा हो और हमारे पास कोई माध्यम नहीं था पहुंचा। तो मैं इस तरह के कुछ विचार आपसे जानना चाहता हूँ। क्या टेक्नोलॉजी ने, भूमंडलीकरण ने या तीव्र गति के विकास ने कहीं ना कहीं हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में भी क्या कोई ना कोई चेंज किया है, या उसको बदलने की जैसा मैंने शुरू में कहा था कि भूमंडलीकरण केवल आर्थिक स्तर पर नहीं हो रहा है, राजनीतिक स्तर पर भी हो रहा है, लेकिन वो अभी क्षीण है, क्योंकि राष्ट्र राज्य अभी उसे रेजिस्ट कर रहा है। यूएनओ बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। यूरोपियन यूनियन का एक्सपेरिमेंट हुआ, लेकिन वो सफल नहीं लग रहा है अभी बहुत ज्यादा। ब्रेक्सिट हो गया, ट्रम्प का जैसे हुआ कि नेशनलिज्म फिर से उसको पुश बैक दे रहा है, प्रतिरोध दे रहा है। सांस्कृतिक स्तर का पर भी लेकिन काफी स्पष्ट दिखता है भूमंडलीकरण का असर। अभी जैसे मैंने कहा, संस्कृति का खास मतलब है साझी सोच। अब ये तो अलग अलग समूहों की अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृति तो उनके अनुभव से आती है, लेकिन उनमें आदान प्रदान भी होता है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, भूमंडलीकरण का मतलब क्या है कि आदान प्रदान का घनत्व बढ़ रहा है, संपर्क का, पूरे विश्व का आपस में संपर्क बढ़ रहा है, ये भूमंडलीकरण है। सांस्कृतिक स्तर पर सोच के अंदर एक्सचेंज बढ़ रहा है। खाली यही नहीं है कि जो हॉलीवुड की फिल्में हैं, बॉलीवुड की फिल्में हैं, बहुत सारे देशों में देखी जा रही हैं। पहले तो अपने अपने देशों में ही ज्यादा देखी जाती थी। कोरिया का जो वो डांस क्या था, वो इतना पूरे विश्व में पॉपुलर हो गया। कोई सिंगर है कनाडा का है, हाँ, पूरे, तो युवाओं में खास तौर पर इसकी ग्राह्यता ज्यादा होती है, लेकिन बुजुर्गों पर भी इसका असर आ रहा है। वो खाली टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मूल्य भी उनके बदल रहे हैं। जैसे अब स्वीकार्य हो गया है कि लोग अपनी मर्जी से शादी करेंगे।
युवा, अब पेरेंट्स भी उसे एक्सेप्ट करने लगे। जी ये बहुत बड़ा उदाहरण है। गांव में भी ये स्वीकार्य हो रहा है, जहां पर कि कभी फांसी दे दी जाती थी माता पिता की मर्जी के बगैर शादी करने पर, या जिसको लव मैरिज कहते हैं, उस और अंतर जातीय हो तो खास तौर पे जी स्वीकार नहीं किया जाता था। जी सर। लेकिन अब ये स्वीकार्य हो रहा है, तो ये मूल्यों का परिवर्तन हो गया। इसी तरीके से साइंस का असर, अब साइंस की रिस्पेक्ट बढ़ रही है। अब जब देख रहे हैं कि मार्स पर जा रहे हैं हम, और उसमें इंटरनेशनल टीम काम कर रही है, उस पर हम प्राइड भी करते हैं, हमारे लोग भी काम कर रहे हैं, और तो साइंस का की रिस्पेक्टेबिलिटी और बढ़ रही है। धर्म में विश्वास कम हो रहा है। धर्म का जो आडंबर है वो कम नहीं हो रहा, बल्कि बढ़ रहा है। अब ज्यादा कैसेट बनते हैं, ज्यादा गीत बनते हैं, ज्यादा उसका प्रचार होता है, यात्राएं और ज्यादा होती हैं, लेकिन जो धार्मिकता का भाव है वो स्पष्ट रूप से कम हो रहा है। वो कैसे पता चलता है? जैसे मैंने कहा था, व्यवहार से पता चलता है। पहले लोग खाना खाने से पहले कुछ रिचुअल करते थे, बड़ी श्रद्धा से करते थे। जी बुफे में तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, और वैसे घर में भी डाइनिंग टेबल पर वो आमतौर पर लोग नहीं करते। जी सर। पहले नहाते हुए लोग ज्यादातर भजन गाते थे, अपनी पूजा वहीं से शुरू कर देते थे। जी सर। पूजा खत्म नहीं हुई है, युवा लोग भी कर रहे हैं पूजा पाठ, लेकिन वो पूरी तरह से उस तरह की भावना नहीं है, श्रद्धा नहीं है। जी सर। तो ये शो करता है कि धार्मिकता का असर कम है। तो सांस्कृतिक अब ये कहाँ से आया है? ये हमारे यहाँ से ही नहीं उभरा है, ये पश्चिम का असर काफी तेज है, इस पर काफी स्पष्ट है। तो आपकी सर इन बातों से एक बात तो स्पष्ट होती है कि सांस्कृतिक बदलाव निरंतर होते रहते हैं और ग्राह्यता आती है, और उसके पीछे टेक्नोलॉजी का, भूमंडलीकरण का, उसने उसको स्पीड दी, पूंजीवाद का, औद्योगिकरण का अपना एक स्थान रहा है। संस्कृति कभी भी स्थिर नहीं होती थी, पहले भी नहीं होती थी, भूमंडलीकरण से पहले भी नहीं होती थी, लेकिन भूमंडलीकरण ने उसको स्पीड दी, क्योंकि अब जो है केवल नेटिव सोर्सेज ऑफ चेंज नहीं है, बल्कि जो बाहर के प्रभाव है वो बड़ी गति से आ रहे हैं, और जहां पर लोगों को सहज लगते हैं वो उनको स्वीकार करेंगे। अब जैसे जिसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, खाली सोच ही नहीं, एक पहलू संस्कृति का रहन सहन भी होता है। रहन सहन में क्या आता है? हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान, हमारे एंटरटेनमेंट का तरीका, किस समय हम सोते हैं, किस समय नहीं सोते, ये अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग होता है। ये सब रहन सहन है। अब देख लो, क्विजीन इंटरनेशनल हो गई, चाउमीन सब जगह पाई जाएगी, बिल्कुल, बर्गर सब जगह पाया जाएगा, हमारा डोसा भी सब जगह बाहर है, योगा बाहर जा रहा है। एक ये बहुत स्पष्ट करना जरूरी है कि भूमंडलीकरण, हालांकि उसमें पश्चिमीकरण का असर ज्यादा है, लेकिन केवल पश्चिमीकरण नहीं। जी ये बहुत हमें ध्यान रखना चाहिए। भूमंडलीकरण केवल पश्चिम से नहीं आ रहा है, योगा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जा रहा है, चीन का खान पान अपनाया जा रहा है, मार्शल आर्ट्स वहां के अपनाए जा रहे हैं। तो ये अलग अलग संस्कृतियों में आधार, हालांकि पश्चिम का प्रभाव कुछ ज्यादा है, और खासतौर पर मूल्यों के स्तर पर और विश्वासों के स्तर पर, सोच के स्तर पर पश्चिम से कुछ सीखने की, एक चीज बहुत सीखने की जरूरत है। हम लोगों का अक्सर ध्यान इस बात पर जाता है, कंज्यूमरिज्म पश्चिम से आ रहा है। जी और उसकी बहुत आलोचना होती है। जी सही है ये आलोचना। हमारा देखो, वेजिटेरियन, हमारा समाज कितना अच्छा रहा है, वेजिटेरियनिज्म कितने बड़े स्तर पर है। एक पोलिश महिला ने अभी एक वीडियो में वो बता रही थी कि इंडियन हस्बैंड फार बेटर होता है यूरोपियन से, क्योंकि कितने कम लोग हैं जो यहाँ पे रोज ड्रिंक करते हैं। दुनिया में कहीं इतने कम लोग नहीं है ड्रिंक ना करने वाले, इतने लोग नहीं। इस वजह से वेजिटेरियनिज्म, जो आज एनवायरमेंटलिस्ट के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा कहाँ है दुनिया में? सब इंडियंस वेजिटेरियन नहीं है, लेकिन इतनी संख्या में वेजिटेरियंस कहीं और नहीं मिलेंगे, ना अफ्रीका में मिलेंगे, ना चीन में मिलेंगे, ना यूरोप में मिलेंगे। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं जो हम लोग भी औरों को सिखा सकते हैं और सिखा रहे भी हैं। बहुत से यहाँ के जो बड़े अच्छे हमारे ऋषि वगैरह हो रहे हैं, उनको आज अमेरिका का यूथ बहुत फॉलो कर रहा है। तो ये ऑल साइड फ्लो है,
लेकिन पश्चिम का हाँ इसमें प्रभाव ज्यादा है। जो मैं एक बात कह रहा था कि पश्चिम को हम लोग कई बार नकारात्मक ज्यादा लेते हैं कि कंज्यूमरिज्म वहां से आ रहा है, नंगापन वहां से आ रहा है, नग्नता वहां से आ रही है, वगैरह वगैरह। ये ठीक है, वो लोग इन चीजों को जरा कैजुअली लेते हैं। लेकिन एक जो बहुत सीखने वाली बात है और जो हम में बहुत बड़ी कमी है, वो है उनका मानववाद, प्रोग्रेस में विश्वास कि ये दुनिया महत्वपूर्ण है और इस दुनिया को ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। ये पश्चिम का एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक उनकी सोच का पहलू है। इसीलिए डेमोक्रेसी, फेमिनिज्म, लिबरलिज्म, सोशलिज्म भी ये सब यूरोप में ही आए, और ये केवल आधुनिक काल में नहीं आए। ग्रीस के अंदर डेमोक्रेसी का जो प्रयोग हुआ वो राज्य के शक्तिशाली बनने के बाद भी जारी रहा, जबकि हमारे जो प्रयोग थे डेमोक्रेसी के जनपदों में वो राज्य के शक्तिशाली बनते ही खत्म हो गए। लेकिन एथेंस ने स्पार्टा को हराया, जबकि यहां पर मगध ने वैशाली। तो हम लोग टिक नहीं पाए सम्राटों के आगे, पर वहां ये सक्सेसफुल रहा और इस पर बड़ी वहां पे चर्चाएं हुई, वहां पे बहुत डिस्कशन हुआ। हालांकि वहां के बड़े बड़े फिलोसफर डेमोक्रेसी को सबसे अच्छा नहीं मानते थे। एरिस्टोटल के हिसाब से एरिस्टोक्रेसी बेटर है डेमोक्रेसी से, लेकिन वो डेमोक्रेसी के बारे में बहुत बातचीत कर रहे थे। हाँ, स्लेव्स का रेबेलियन हुआ वहां पे। ये बड़ी एक रोचक बात है कि हमारे यहाँ दलितों का कोई बड़ा रेबेलियन दिखता ही नहीं, और इससे ज्यादा क्रूर क्या हो सकता है। लेकिन हजारों साल में हमारे यहाँ दलितों ने कभी कोई बड़ा रेबेलियन नहीं किया, आधुनिक काल से पहले। हालांकि हमारे संतों ने, कबीर ने, नानक ने उसके बारे में विरोध किया, बुद्ध ने भी कुछ हद तक, लेकिन उसका कोई बड़ा विद्रोह नहीं हुआ। जुल्म के खिलाफ इतने सारे आक्रमण हुए हम पर। हमको तो प्रकृति ने पहाड़ श्रृंखलाएं दी हैं बचाव के लिए। खाली 3 दर्रे थे जहां से ये आक्रमणकारी आते थे, उनको भी हम नहीं रोक पाए। और चीन से तुलना करें, चीन ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दी। तो हम लोग अपने समाज को बेहतर बनाना है, हमें इसकी सोच का बहुत परिपक्व रूप हमारे उसमें नहीं दिखता है। चाणक्य एक हुए, लेकिन उन्होंने भी प्रजातंत्र की बात नहीं की, उन्होंने राज्य को कैसे स्ट्रांग बनना है। और चाणक्य के अलावा कितने कम लोग, महाभारत में कहीं कुछ उपदेश है, पर हम लोग रिनंसिएशन, साधु संत को सबसे ज्यादा श्रद्धा से देखते रहे। उसका असर ये हुआ कि नालंदा में हफ्तों में खत्म हो गया। जी सर, आपने ये हमें यूरोप से सीखने की जरूरत है। जी सर, आपने कई महत्वपूर्ण विषयों को बहुत ही सावधानी पूर्वक हमारे सामने रखा और हमारी समझ को बढ़ाया। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब मिस्टर अदित गुप्ता जी को आमंत्रित करूंगा। उससे पहले एक चीज मैं देखना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं तो उन तक हम पहुंच पाए और वो कितना ध्यान से सुन रहे हैं, उसको ले सवाल उठा। हाँ, डियर स्टूडेंट्स, आप सुन पा रहे हैं हम लोगों को? Yes sir, you are audible sir. We are just waiting. ओके सर, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं सामान्य, आप उनका जवाब दीजिए प्लीज। है सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, आप अगर अपनी ऑडियो थोड़ी देर, वीडियो अगर ऑन कर लेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। हालांकि मुझे विकास ने बताया आप शायद प्रथम वर्ष के छात्र हैं ज्यादातर इतिहास के, तो ये विषय थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। ये एक्चुअली समाजशास्त्र का विषय है और बल्कि एडवांस लेवल पर सोशल थियरी का विषय है। लेकिन अगर मैं जानना चाह रहा हूँ कि कितना आपको ये समझ आ पाया, उसको चेक करने के लिए एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी हम जो बात कर रहे थे कि संस्कृति का मतलब है सांझी सोच, यानी कि विश्वास, मूल्य वगैरह। तो मैंने अभी उदाहरण दिया था एक ऐसे मूल्य का मानववाद, जो हमें यूरोप से, जिसके बारे में थोड़ा सीखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अपने समाज की रक्षा करने के लिए, समाज सुधार लाने के लिए, अब जैसे देखो हमारे जो सबसे महान सम्राट हुए, अकबर, अशोक, दलितों के लिए क्या किया उन्होंने। अब ऐसा ही क्या तुम कोई और उदाहरण दे सकते हो जो हमारे समाज में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, जैसे हमारा परिवार बहुत सुंदर है, बहन भाई का रिश्ता जैसा हमारे समाज में दुनिया में कहीं नहीं। हमारी बहुत सारी महान बातें, हमारी एक
करीब करीब इंडस वैली से कंटिन्यूस सिविलाइजेशन है, हमारे कुछ मूल्य तब से चले आ रहे हैं, अडेप्ट किया है हमने, और इसीलिए शायद ये जो अडेप्टेबिलिटी हमारे कल्चर की, इसी वजह से हमारी डेमोक्रेसी चल रही है, जबकि ज्यादातर नॉन वेस्टर्न कहीं भी डेमोक्रेसी का प्रयोग सफल नहीं हुआ, या बाद में आया, जैसे जापान ने बाद में लिया। हमने इतनी हिम्मत दिखाई, गरीब अशिक्षित समाज में डेमोक्रेसी चल रही, क्योंकि हमारे अंदर एक अडेप्टेबिलिटी है। तो अच्छी बातें हैं, लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक एग्जाम्पल नकारात्मक मैंने दिया जो हमारे समाज का है, जो वेस्ट से हम सीख सकते हैं, यानी कि मानववाद और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना। एक उदाहरण क्या तुम में से कोई दे सकते हो जो हमारे समाज में कमी है और हमें औरों से सीखनी चाहिए संस्कृति के स्तर पे? बच्चों, सर ये पूछना चाहते हैं कि हम बाहर की दुनिया से और क्या क्या सबक ले सकते हैं। जैसे सर ने एक एग्जांपल दिया कि डेमोक्रेसी हमने सीखी और मानववाद, इस तरह की चीजें सीखी, उदारवाद और बहुत सारी चीजें। तो क्या हम कुछ ऐसी और बातें हैं जो हम वेस्ट से या फिर किसी और संस्कृति से सीख सकते हैं जो कि हमें अपनानी चाहिए? तो आप में से कोई भी अगर कुछ कहना चाहता है तो प्लीज कहिए। हेलो सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अमित, बताइए। सर हमें वहाँ से, सर वेस्टर्न से हमको एजुकेशन सिस्टम जो है सर उन लोगों का, सर वो हमें सीखना चाहिए सर। जैसे जर्मनी में हो गया, अमेरिका में हो गया, जापान में हो गया सर, एजुकेशन सिस्टम में सर परिवर्तन लाना चाहिए हम लोगों को। रामानुजन से खुश नहीं नहीं, बहुत सही कहा तुमने। शिक्षा में हमें बहुत बड़े सुधार करने हैं, और एक अच्छी बात है कि अब जो नई शिक्षा नीति अनाउंस हुई है उसमें उनमें से कुछ सुधार आने की उम्मीद है। बहुत सही कहा, थैंक यू। ठीक है अमित, हम लोग फिर बाद में, आप लोग कुछ सवाल लिखिए अपने पास, हम लोग लास्ट में कुछ सवाल लेंगे दोनों वक्ताओं से। तो प्लीज आप लोग गहराई से सुने और कुछ सवालों को लिखें अपने पास, ताकि हम लास्ट में आप बड़ा अच्छे से पूछ सकें। ठीक है, अभी हम आपसे फिर बात करेंगे, प्लीज सुनिए इसको। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो हमें संस्कृति की बातें बताई और बहुत सारी जो हमारी समझ थी उसको विकसित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर आपने चीजों को थ्योराइज किया, जो चीजें हमारे मस्तिष्क में बिखरी हुई थी, संस्कृति के प्रति जो एक समझ थी, उसको आपने एक सांचा दिया, ढाल उसको। तो हम आपसे अभी थोड़े समय बाद रब्ता करेंगे। हम अपने दूसरे वक्ता मिस्टर अरविंद गुप्ता जी को बुलाना चाहते हैं, और कुछ समय बाद आप दोनों आपस में भी चर्चा करेंगे। तो मैं मेरा थ्योरेटिकल ज्ञान रहा है, और पर प्रैक्टिकल साइड जो है अरविंद जी से हमको सुनने को मिलेगा। धन्यवाद सर। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि प्रोफेसर देवेश विजय ने हमें जो बातें बताई वो उन्होंने अपने ज्ञान से, अध्ययन से अर्जित की हैं, और कुछ विषयों का उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान भी अर्जित किया, क्योंकि उन्होंने तुलनात्मक सर्वेक्षण किया अर्बन और रूरल क्षेत्रों में। लेकिन अभी जिन वक्ता से हमारी बात होने वाली है उनके बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने शुरू में भी परिचय आपको दिया था, सर इंडोनेशिया, हांगकांग, सिंगापुर में रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं, और व्यवहारिक स्तर पर सर ने चीजों को समझा है। वहां पर रहे हैं तो उन्होंने वहां की संस्कृति को भी समझने का प्रयास किया है, और हमारी भारतीय संस्कृति से उसको कुछ हद तक अपने विचारों से कंपेयर भी करने की कोशिश की है। तो हम आज मिस्टर अरविंद गुप्ता जी का स्वागत करते हैं, हमारे लिए उन्होंने समय निकाला, और सर से भी हम कुछ व्यवहारिक बातें पूछेंगे और उनके ज्ञान के विषय में जानेंगे। तो मेरा एक पहला सवाल जो सर से होगा वो ये होगा कि क्योंकि सर बड़े लंबे समय तक बाहर रहे हैं और उन्होंने व्यापारिक कामों से और एंटरप्रेन्योर है सर, तो उन्होंने कुछ बड़े अंतर देखे होंगे सांस्कृतिक, भारत में और हांगकांग, सिंगापुर या इंडोनेशिया, कोई भी एक एग्जाम्पल वो शुरू में ले सकते हैं और बाद में उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। तो कुछ बड़े अंतर अगर सर हमें बताएं सांस्कृतिक, तो हमें खुशी होगी, फिर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे सर। थैंक यू विकास। स्टूडेंट्स, बड़ा अच्छा लग रहा है आज ये भूमंडलीकरण और बदलते समाज संस्कृति का विषय पर बात करते हुए। मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने कार्यकाल के दौरान शुरू में मुझे अफ्रीका, जिसमें कि मोस्टली कीनिया, सोमालिया और उसके बाद में ये साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा
यात्राओं का मौका मिला। और चूंकि हिस्ट्री में, इतिहास में रुचि मेरी हमेशा से रही, और मैं चूंकि साइंस का स्टूडेंट रहा, मैंने बीएससी ऑनर्स किया हंसराज कॉलेज से, तो कुल मिला के एक समाज का आईना ढूंढते रहने की एक इच्छा हमेशा बनी रही। जहाँ भी गए, किसी काम से गए या घूमने गए, तो दिमाग में यही रहता था कि भी ये भारतवर्ष से कैसे क्या जुड़ा हुआ है। तो मैं उसमें एक छोटा सा इकाई को जरूर आगे रखूँगा, जो कि एक हमारे कॉमन एक सांझी सोच जो देवेश ने बोला उसका परिचायक है। वो चीज़ है परिवार। मैं जहाँ भी गया, ख़ास तौर से डेवलपिंग कंट्रीज़ में, चाहे वो कीनिया हो, सोमालिया हो, हांगकांग, सिंगापुर या इंडोनेशिया, इन सब में परिवार इकाई बिल्कुल एक जैसी है। सभी लोग अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देते हैं। जैसे चाइनीज़ में ये बोला जाता है कि हम भारतीय कई बार करते हैं कि एक या दो जनरेशन मिलके कोशिश करती हैं कि परिवार आगे बढ़े। चाइनीज़ में ये कहा जाता है कि अगर एक जनरेशन को ख़त्म भी होना पड़े तो भी अगली जनरेशन के लिए काम करना चाहिए। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी लगी सोचने देखने में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हांगकांग में काफ़ी जाना रहता था, तो एक दिन मैं उनके म्यूज़ियम में गया। उस म्यूज़ियम को देख के मुझे इतनी हैरत हुई कि जो हमारा ग्रामीण परिवेश है उसके जितने भी चिन्ह हैं वो सब वहाँ होते थे। फॉर एग्जाम्पल, उसमें एक जगह दृश्य है कि बारात जा रही है, तो बारात में वही आगे मशाल लेके 4 जने जा रहे हैं, डोली को 4 जने लेके चल रहे हैं, वही संगीत का तरीका है, वही खान पान है। तो मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है उनमें परिवर्तन आया हो, पर ये जो साउथ ईस्ट एशिया है ये कहीं एक ही सोच है। आज हम जब इसमें देखते हैं, कंबोडिया है, बैंकॉक है थाईलैंड, जिसका पुराना नाम अयोध्या ही था, और वियतनाम है जिसे चाम भी बोलते हैं। इन सब में चाहे आज वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो इंडिया में भी है, रोजगार बदले तो उसके साथ में ये सब भी बदला, पर कहीं ना कहीं वो परिवार एक इकाई ऐसी है जो कि एक जैसी बनी हुई है। इसका मैं एक उदाहरण और दूंगा। सिंगापुर ने, मैं समझता हूँ आज तक के जितनी भी नेशन स्टेट्स हैं उसमें बहुत लेट वो आज़ाद हुआ, 1961 में आज़ाद हुआ। और उसके आप यूट्यूब पे भी पुराने आप वो देखेंगे तो भारत से भी गया बीता था। मतलब आप ये कह सकते हो जो आज का भारत है उससे भी गया बीता था, और आज वो विश्व की अग्रणी श्रेणी में है। उसकी मुकाबला आप लंदन, न्यूयॉर्क से भी बेहतर ही पाएंगे। तो उस सब के बावजूद जो उन्होंने पारिवारिक सोच की इकाई को, ली कुआन के टाइम में ही उसे ये ध्यान था कि भाई उन्होंने देश को घर की तरह बनाया। जो हम परिवर्तन अपने घर में चाहते हैं कि हम अच्छे से खाएं, अच्छे से रहें, वो उन्होंने कहा कि मेरा देश ऐसा रहे। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। जिन दिनों उन्होंने हाउसिंग की एक बड़ी प्रॉब्लम थी सिंगापुर में, तो उन्होंने ये कहा कि भी पुराने घर तोड़ो और मल्टी स्टोरीड घर बनाओ, हर एक का अपना घर होना चाहिए। इस दौरान उन्हें कुछ घर को तोड़ के और लोगों को शिफ्ट करना था। तो वहाँ क्या दिक्कत आई कि भाई जो भी पुराने पेरेंटल लोग थे वो बड़े हिचक रहे थे कि भाई हम यहाँ से नहीं जाना चाहते। तो उन्होंने कहा भाई आपको हम बिना किसी खर्चे के पुराने की जगह नया घर दे रहे हैं, आप क्यों नहीं जाना चाहते। तो वो हर चीज़ में उनकी एक ये विशेषता है सिंगापुरियन की कि वो प्रॉब्लम की तह में जाते हैं। तो उन सब ने बताया, बोले आप घर तो बड़े बेहतर दे दोगे, पर हमारा जो ये पड़ोस है, आज मुझे दवाई चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, तो मेरा इमीडिएट पड़ोस मेरा हेल्प करता है। उस समय गवर्नमेंट नहीं आ सकती, कोई और नहीं आ सकता, तो इसलिए हम अकेले होके तो हम जी नहीं पाएंगे। तो उन्होंने इमीडिएट इस चीज़ को नोटिस करा और फिर उन्होंने ये कहा कि एक फ्लोर के रहने वाले दूसरे पूरे फ्लोर में शिफ्ट किए जाएंगे। बड़ी सुंदर सी चीज़ है कि भाई आप उसके समूह को भी आपने वहीं बरकरार रखा और वो उससे रह भी पा रहे हैं। ऐसे ही मैंने देखा वहाँ पर इंडियन बहुत सारी वहाँ पर पॉपुलेशन है, तो 2-3 बार ऐसा देखने में आया। जैसे एक बार ये हुआ कि भाई सुबह 8 या 9 बजे का टाइम है तो मेट्रो में बहुत भीड़ हो जाती है, इतनी भीड़ कि आप घुस ही नहीं सकें।
तो गवर्नमेंट ने तुरंत उसका नोटिस लिया। उन्होंने कहा भाई जो लेबर क्लास 7:30 बजे जाती है और मतलब उनको 8 बजे तक पहुंचना होता है, तो उन्होंने कहा कि हमारी उससे पहले ट्रेनें खाली जा रही हैं, तो उन्होंने कहा हमने 7 बजे की ट्रेन को फ्री कर दिया। वो जितनी लेबर थी उनके लिए तो वो अगर 50 सेंट भी बच रहा है तो बहुत बड़ी रकम है, तो वो सब उसमें चले गए और बाकी सबको खाली मिल गई जगह। ऐसे ही एक दिन मैं दिवाली, तो मैंने देखा कि भाई जो लिटिल इंडिया की जगह है वहां पर एकदम से चांदनी चौक जैसा माहौल, क्योंकि सब लोग वहाँ इंडियंस लोग हैं, अपने दिवाली मनाने आ रहे हैं। तो उन्होंने इमीडिएट फेस करा कि भाई सिंगापुर एक बहुत अच्छी तरीके से चलाई गई स्टेट है और उसमें कोई अगर त्योहार भी है तो वो इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, तो उसको कैसे मैनेज करें। तो आप देखेंगे कि सड़कों पे जगह जगह हर 10 कदम पे पोर्टेबल टॉयलेट लाके खड़े कर दिए, फिर भी काबू में नहीं आ रहे। उन्होंने उस समय के जो सिनेमा शो हैं वो फ्री कर दिए, तो एक साथ 200-250 आदमी उसमें चले गए, कोई कहीं चला गया। तो हाउ टू मैनेज द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द नेशंस, ये सब वहां देखने को मिलता है। इंडोनेशिया में जकार्ता में बहुत समय रहने को मिला, वहां भी मैंने ये देखा कि जो लोगों की पारिवारिक इकाई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनका बहुत ख्याल रखा जाता है और कोशिश परिवार ये करता है कि सब इकट्ठे रहें और सबका एक दूसरे से व्यवहारिक संबंध बना रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पश्चिमीकरण का फर्क आया कि फैमिली ब्रेक होने लगी, और इसमें भी एक मजे की बात मैं आपको छोटा सा एक वक्तव्य दूंगा कि पश्चिम भी ऐसा नहीं था जैसा आज दिखता है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, ये आज का पश्चिम ये उसका रिजल्ट है। वहां भी बिल्कुल हमारे जैसे परिवार थे, 10-10, 11-11 बच्चे होते थे और बिल्कुल वही सिचुएशन थी जो यहाँ की थी। पर जो वो वॉर आई, वॉर ने एक इतना इंटरप्शन किया कि उसके बाद सब कुछ बदल गया। तो हमें ये भी एक देखने की जरूरत है कि वॉर्स ने इतिहास को बदला है। हम आज अपने इतिहास में बार बार पढ़ते हैं कि फलानी लड़ाई, पानीपत की पहली, दूसरी, तीसरी, उन लड़ाइयों के माध्यम से हम राजशाहियों के बारे में तो जानते रहते हैं कि भाई ये किसका रूल था, ये किसका रूल था, पर उन लड़ाइयों की वजह से सामाजिक परिवर्तन क्या आए उनको शायद हम इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। जो कि आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, बदलता समाज और संस्कृति, ये कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि ये उन लड़ाइयों की देन है। इसको मैं एक और भी तरीके से सोचता हूँ कई बार कि एक बार विचार आया कि भाई रामायण में भी लड़ाई हुई, महाभारत के समय में भी भयंकर युद्ध हुआ, उसके बाद भी समय समय पर युद्ध होते रहे, पर चूंकि हम हिंदू सोच में हैं तो हम कई बार सोचते हैं यार भगवान थे तब भी क्यों लड़ाई होती थी। तो इस पर मैंने गहन विचार किया तो फिर समझ में ये आया कि जो लड़ाई है इसकी ज़रूरत इसलिए है कि जो एक कंटिन्यूअस मोनोटनी आ जाती है कई बार। जमींदारी प्रथा है, राजा है, अच्छा है तो बहुत अच्छा है, और अगर खराब है तो वो कैसे बदलाव आएगा। तो जो लड़ाइयाँ हैं ये उस कॉमन जो स्टेबल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस हो गई है उसको ब्रेक करती है, आपको मौका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये माने कि मुगल काल अच्छा था नहीं था, वो भी एक अलग बात है, ब्रिटिश काल अच्छा था नहीं था, वो भी एक बात है, पर इन सब का हमको आज क्या लेना देना। तो ये कहीं ना कहीं ये शो करता है कि भाई मुगल काल जब तक नहीं आया तब तक यहाँ बहुत सारे जनपद थे, लड़ाइयाँ हुई तो फिर वो एक शेप आनी शुरू हुई कि भाई एक बड़ा राजा बनेगा। उसके बाद वो राजा आए तो उन्होंने भी छोटे छोटे बहुत जनपद बना रखे थे, पढ़ाई के प्रति ध्यान नहीं था, कलाएं, ललित कलाएं तो बढ़ी पर पढ़ाई की तरफ रोजगार वो नहीं था, नई तकनीक को नहीं ले रहे थे। तो जब ब्रिटिश आए तो वो अपना सिस्टम लेके आए। हम अच्छे बुरे में नहीं जा रहे, उन्होंने खूब लूटा, सबने लूटा, वो एक अलग विषय है, पर उनकी वजह से नए विचार समाज में आए। वो जो नए विचार आए हैं उन सब का जो सम टोटल है वो आज का युग है। तो इसलिए हमें ये मानना चाहिए कि जब भी हम लड़ाइयों के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें इमीडिएट बाद हमें ये भी जरूर देखना चाहिए कि उस समय के सामाजिक परिवेशों में क्या फर्क आया। लड़ाई को सिर्फ हम ये माने कि इस पीरियड से इस पीरियड में क्या चेंज आया। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने सामने रखी। बाकी विकास सर आपने बड़े बेहतर तरीके से हमें ये बताया
कि आपका जो बाहरी अनुभव है वो कैसा रहा। आपने जैसे चीन के बारे में बताया कि पूर्वज जो है अगली पीढ़ी के लिए कितना त्याग करते हैं, सिंगापुर के बारे में आपने बताया कि सामूहिक भावना कितनी ज्यादा है कि पूरे का पूरा वो ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो इस तरह की बातें आपने बताई, हमने समझी। आपने फिर भारतीय समाज से भी कुछ उदाहरण देने की कोशिश की। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि डॉक्टर देवेश विजय ने हमें कहा कि इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में हमें केवल संस्कृति को नहीं देखना चाहिए, लेकिन क्योंकि आप ऐसी इकोनॉमीज में गए हैं जहां पर बहुत तेजी से स्थिर विकास हुआ है, खासकर सिंगापुर की यदि बात करें हम तो बहुत अच्छी इकोनॉमी उसकी मानी जाती है, तो क्या वहां की इकोनॉमी में पुराने सिंगापुर और नए सिंगापुर में कोई बदलाव लाया? क्या उसकी तेज होती हुई इकोनॉमी ने पुराने सिंगापुर और नए सिंगापुर, तो उस पर आपकी कोई टिप्पणी मैं चाहूंगा, क्योंकि आप वहां लंबे समय तक रहे हैं और आपने पुराने सिंगापुर के लोगों से भी मिले होंगे, उनसे बातें हुई होंगी, उनके विचार सुने होंगे। मेरा ये विचार हमेशा रहता है और उत्सुकता भी रहती है कि वो जो पुराने से नए का जो चेंज है वो कैसे आ रहा है और कितना आ पाया है। तो मैंने ये देखा कि जैसे सिंगापुर में एक पिरानकन म्यूजियम है, उसमें उन्होंने जो शुरू के लोग आए इंडिया से, जो तमिल्स थे वो लोग गए ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जो चाइनीज थे वो भी वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में थे, और जो मुस्लिम थे वो भी बहुत सारे मलेशिया के वहाँ पर थे। ये तीनों का एक सिंगापुर संगम था। जिस समय सिंगापुर इकट्ठा हुआ मलेशिया के साथ, तो तब यही सोच थी कि वही सब लोग सब जगह हैं और काम चल जाएगा। पर आप सबको भी ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा, ली कुआन, जिनको कि बड़ा हार्ड टास्क मास्टर बोला जाता है, कि लिटरली क्राइड जिस दिन मलेशिया ने कहा नहीं हम तुम्हें नहीं रखेंगे। उनकी आप अगर वीडियो देखेंगे तो वो उसमें रोते हुए दिखेंगे कि भाई आज तुम मुझे अलग कर रहे हो, मेरे पास तो पीने का पानी नहीं है, मेरे पास खाने के लिए अनाज नहीं है। और ये सिचुएशन थी उस समय, क्योंकि उनके पास जरा सा एरिया है, ना वहाँ पैदावार होती है, पानी वहाँ पर एक ही था जो मलेशिया से ही आता था और कोई साधन नहीं। तो उन्होंने ये मान के चला कि अब मुझे इसको अपने घर की तरह चलाना है। तो उसमें एक सबसे पहला जो मैंने चेंज देखा, जो आप एयरपोर्ट से उतरते ही देखते हो, आपको लगते हो कि मैं किसी नेशन में नहीं आया, मैं किसी गार्डन में आया हूँ। आपको एयरपोर्ट से उतरते ही दोनों तरफ इतनी हरियाली दिखती है। तो वो कहते हैं कि ली कुआन ने ये पहले दिन बोला कि भाई जो विदेशी निवेश आएगा वो यहाँ की सुंदरता देख के आएगा। अगर मैंने यहाँ सफाई और उस पर ध्यान नहीं दिया तो विदेशी लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। तो आज जो सिंगापुर है वो ये माना जाता है कि इट इज ए सिटी इन ए गार्डन। तो ये जो सामाजिक चेंज हैं, और फिर उन्होंने सबसे बड़ा ध्यान हाउसिंग पे दिया। हाउसिंग में भी उन्होंने ये मान के चला कि लोगों को शुरू में उन्होंने किराए पे दिए थे कि भाई सब लोग किराए पे रहें, घर मिल जाएं। फिर उन्होंने कहा कि आदमी जो केयर अपने घर की करता है वो किराए के मकान की नहीं करता। तो उन्होंने कहा नहीं, सबको अपना मकान मिलेगा जिससे वो उसकी केयर करेंगे, और वो पैसा उनके पीपीएफ और इनसे कट के मिलता रहता है। तो मतलब सामाजिक परिवेश, जो पॉलिटिक्स है, और ये सब मिलके, तो मुझे कहीं कहीं ये भी लगता है, ऑल्दो आज हम चाइना से सोचते हैं भाई लड़ाई हो रही है, उससे हो रही है, उससे नहीं हो रही, पर अगर सामाजिक परिवेश में देखें तो साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया ये एक ही हैं। इन सबकी सोच एक ही है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम एक दूसरे के प्रति डरों को खत्म करें। अगर वो डर खत्म हो जाते हैं तो जिसे हम कहते हैं एशिया 21वीं सदी की सबसे बड़ी सभ्यता होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। मुझे नहीं मालूम कि चाइनीज जो टॉप पावर है वो क्या सोच के ये कोशिश करती है कि भाई दूसरा पड़ोसी देश कमजोर रहे या वो थोड़ा अस्थिर रहे। अगर वो इन सब चीज़ों को छोड़ के, जैसे यूरोपियन यूनियन ने कोशिश करी, यहाँ भी ये करते हैं, अगर ये खुले दिल से आगे आए तो मैं समझता हूँ वो बनी बनाई पावर है। हाँ, क्योंकि किसी भी ट्रेड के दो बड़े आयाम होते हैं, आपके पास रिसोर्सेज हों और रिसोर्सेज के साथ में कंज्यूमर हो। जो यूरोप है उसके पास कंज्यूमरिज्म तो था, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, और रिसोर्सेज हुए तो उसके बाद फैक्ट्रीज खत्म हो गई। इंडिया और चाइना और साउथ ईस्ट एशिया ये ऐसे मुल्क हैं जो वाकई में, जैसे हम मोहल्ले का कॉन्सेप्ट कहते हैं, आप चांदनी चौक में देखेंगे अलग अलग मोहल्ले हैं, तो उसमें भी मैंने एक बार ये नोटिस करा कि भी इसकी क्या खूबी है। उसकी ये खूबी है कि अगर आपने उस मोहल्ले का, जैसे एक मोहल्ला हैदरकुली, मुझे नाम ध्यान आ रहा है,
आप उसका मेन गेट बंद कर दें तो 1 महीने तक उन्हें बाहर आने की जरूरत नहीं है। अंदर वो नाई धोबी तेली सब अंदर है, और उन सबको भी ये जरूरी नहीं है कि भाई वो 2 करोड़ की यहाँ दुकान है तो वो भी वही लेगा, उसके लिए वो छोटी दुकान भी है, उससे वो 100 रुपए किराए पे भी चलाएगा। तो यही चीज अगर साउथ ईस्ट एशिया मिलके ये सोचे कि भाई हम आपसी द्वंद्वों को खत्म करेंगे, हम एक व्यापारिक यूनिट भी हैं और अब डिजिटल माध्यम से तो ये चीजें बहुत क्लोज आ गई हैं, जी। वो जितना आदान प्रदान होगा वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। सर, आपकी बातों से मुझे एक बात जो समझ में आती है वो ये है कि सिंगापुर का जैसे हम एग्जांपल लें, सांस्कृतिक जो उनकी विरासत थी और सामाजिक विरासत थी, उसकी वजह से उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज किया, यानी कि उन्होंने उन चीजों को चैनलाइज किया। और दूसरा, अगर हम वाइस वर्सा अगर देखें कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, क्या उससे वहां पर सांस्कृतिक बदलाव के कुछ आपको चिन्ह दिखाई दिए? मतलब वाइस वर्सा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। उन्होंने ये प्रॉब्लम वहां पर जब सिंगापुर बना तो वहां भयंकर दंगे हुए, जैसे ही मलेशिया से अलग हुआ तो मारकाट हुई। तो ली क्वान ने उसी समय ये समझा कि ये जो अलग रहने की प्रवृत्ति है ये गलत है। तो आज वहां पर ये सिस्टम है कि अगर एक हाउसिंग यूनिट बनेगा तो उसमें इतने चाइनीज होंगे, इतने तमिल्स होंगे और इतने मलेशियंस होंगे, और वो कंपलसरी होंगे, और उनमें हर उसके नीचे एक कॉमन हॉकर सेंटर होता है जहां पर आपको खाने वगैरह मिलते हैं, वो सब प्रकार के खाने होंगे। तो ये एक ऐसी यूनिट है कि जिसने उन चीजों को खत्म कर दिया। जो बच्चे हम अपने ही घरों में देखते हैं, स्कूलों में संग साथ में पढ़े हैं, चाहे उनमें कितना ही परिवर्तन हो, पर वो एक साथ पढ़े हैं तो वो उस परिवर्तन को देखते ही नहीं, वो कहते हैं तो मेरा दोस्त है, ये कैसे अलग हो सकता है, और उनका परिवारों में आना जाना होता है। तो मैं समझता हूँ कि मिलकर चलने का इससे बढ़िया क्या एक्सपेरिमेंट। पर सिंगापुर की ये खासियत को हमें मानना पड़ेगा कि जिन चीजों को हम थ्योरी में पढ़ते हैं, उन्होंने उस हर चीज को प्रैक्टिकल टर्न दिया। जी, तो सर की बातों से मुझे लग रहा है कि सिंगापुर और इंडोनेशिया की जो सर बातें बता रहे हैं, सिंक्रेटिक कल्चर, एक मतलब अलग अलग एथनिसिटी के लोग भी आपस में किस प्रकार से जो मिलकर वहाँ प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, उसका एक सटीक उदाहरण है। तो सर, मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे 1950 के बाद पूरी दुनिया में फ्री मार्केट पॉलिसी की बात की जाने लगी, धीरे धीरे भारत भी इस दौड़ में कूदा, 1990 तक आते आते उदारवाद का युग है भारत में। तो ये जिन देशों में आप रहे, इन देशों ने फ्री मार्केट पॉलिसी काफी पहले अपना ली थी सर, उसका उनको लाभ मिला, या उनमें भी धीरे धीरे आई? अब इसके बारे में भूमंडलीकरण का इसमें क्या योगदान है इन चीजों का? भूमंडलीकरण का मैं शुरुआत मानता हूँ, मैं सन 1990 में अफ्रीका के देश केन्या में गया, उसके अड़ोस पड़ोस तंजानिया, सोमालिया, इन सब में देखा। इसकी शुरुआत बड़े अजीब से उसमें होती है। बहुत से लोग आजकल स्टूडेंट्स दुबई भी जाते होंगे, तो वहाँ एक छोटा समुद्री जहाज होता है जिसको ढो बोला जाता है। दुबई में भी जब आप घूमने जाते हैं तो कहते हैं ये ढो की राइड है। आप उसे समझें, वो ढो वर्ड है जो उसमें ढोया जाता है। पशुओं को भी ढोते थे और सामान को भी ढोते थे जी। ये ढो जो थे वो किसी जमाने में मॉनसूनी हवा से मोम्बासा जो वहाँ का पोर्ट है कीनिया का, वहाँ पर वो इंतजार करते थे मॉनसूनी हवा चलेगी, और वहाँ से चलते हुए वो गुजरात की कोस्ट आते थे, और वहाँ से जब वो वापसी होती थी तो वो मतलब ज्योग्राफी का उसमें कितना बड़ा मेल है। और चूंकि वो आना जाना होता था तो उसी टाइप का व्यवहार डेवलप हुआ। मोम्बासा शहर में जब मैं पहुंचा तो आपको आश्चर्य होगा, आपको अगर आंख बंद करके उतार दें तो आप कहेंगे हम फतेहपुरी पे खड़े हैं। अच्छा। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि भाई ये तो फतेहपुरी का ही कोई चौराया है। तो सब जगह एक ही तरीके का है। जो भी व्यापारिक शहर हुए, चाहे वो कलकत्ता हो, मुंबई हो, जकार्ता हो, उनमें जो पुराने शहर हैं वो सब बंदरगाहों के किनारे बसे हैं, और बंदरगाहों के शहरों में नई चीज़ें जल्दी आती हैं। आज की देश में हम देखें, चाहे वो कलकत्ता है, मद्रास है या बॉम्बे है, उसमें पुराने से पुरानी सोच भी मिलेगी और नई से नई सोच भी मिलेगी। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। सन 87 के आसपास मैं बॉम्बे भी काफ़ी समय रहा, तो वहाँ एक बड़ी अजीब सी चीज़ होती थी। आप किसी लोकल ट्रेन में चल रहे हैं तो एक आपके सामने बिल्कुल लेटेस्ट फैशन के कपड़ों में बैठा होगा आदमी, और एक बिल्कुल पुराने जो वहाँ का महाराष्ट्रियन कल्चर है वो पहना हुआ है, और दोनों में कहीं ये फील नहीं होता कि कोई फ़र्क है।
और वो दोनों सहज रूप से चल रहे हैं, तो वो एक दूसरे में समायोजित होती जा रही हैं चीजें। इसका एक और बड़ा एग्जाम्पल मैं दूं, जकार्ता में जब आप जाते हैं तो वहां पर कुछ तो पुरातन लोग हैं जो बिल्कुल मुस्लिम देश है, तो स्कार्फ भी डालते हैं और बुर्का भी पहनते हैं, ये भी पहनते हैं, पर उसी में जो मॉडर्न है वो लड़कियां भी मिनी स्कर्ट में होती हैं और वो दोनों एक ही टेबल पे काम कर रही हैं और दोनों बड़े मजे से रहें, कोई उनमें आपस में लड़ाई नहीं, कोई दुराव नहीं। तो ये जो चेंज है वो इंडोनेशिया में भरपूर देखने में आता है, जो वर्ल्ड के किसी कोने में नहीं है, कि बिल्कुल पुरातन और बिल्कुल नया वो दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से एग्जिस्ट कर रहे हैं। जी सर, आपकी बात को हमने बड़े ध्यान से सुना। सांस्कृतिक समझ जो सर की है, जो सर ने अपने प्रैक्टिकल अनुभवों से अर्जित की है, उसको हमारे साथ साझा किया। अब मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर देवेश विजय को कि वो जहाँ पर मैं बैठा हूँ मेरे स्थान पर आए और दोनों लोग आपस में कुछ विषयों पर चर्चा करें। जो कुछ बातें मैं पूछनी सर से, अरविंद सर से पूछनी छूट गई होंगी, वो पूछें, और अरविंद सर डॉक्टर देवेश विजय से उन बातों को पूछें जो शायद मैं पूछना भूल गया हूँ। ये सेशन लगभग 10-15 मिनट का होगा। उसके बाद बच्चों आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप भी कुछ सवाल, कुछ अच्छे सवाल इन दोनों ही महारथियों से पूछेंगे और इनको एक चैलेंज इनके सामने पेश करेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर देवेश विजय को कि वो आए और दोनों लोग आपस में चर्चा को जारी रखें। सर। थैंक यू। अरविंद ने बहुत अच्छा अपने जो खुद प्रैक्टिकल अनुभव से जो संस्कृति और भूमंडलीकरण के बिंदु समझे तो बहुत अच्छे बताए, लेकिन एक मैं छोटी सी आलोचना करूंगा। तुम मुझे लगा कि अभिभूत हो पूर्वी एशिया की संस्कृतियों से। आलोचनात्मक नजरिया मुझे लगा कि तुमने नहीं उठाया बिल्कुल। जैसे डेमोक्रेसी इन लोगों ने अपनाई नहीं ज्यादातर, बल्कि कई जगह तो चीन में जैसे डेमोक्रेसी की बिल्कुल ही वो शायद मांग भी नहीं करते। हमें पक्का नहीं पता, लेकिन जो चीनी बाहर रह रहे हैं वो भी ये नहीं कहते। अमेरिका में जाकर के वो यही कहते हैं कि हमारी व्यवस्था ज्यादा अच्छी है, ज्यादातर जो कई बार सुनने को मिलता है। तो जैसे डेमोक्रेसी को उन्होंने ना तो महत्व दिया, और सिंगापुर बहुत अच्छे उनके रूलर मिल गए, लेकिन कई जगह डेमोक्रेसी ना होने की वजह से भयंकर राज्य के द्वारा अत्याचार माओ ने किया। बर्मा में सेना कर रही है, इंडोनेशिया में भी बहुत मारकाट हो चुकी है। तो ये तुम्हें क्या लगा कि डेमोक्रेसी और इनका डेवलपमेंट देख के जरूरी नहीं है हमारी अपनी, क्योंकि तुमने ये भी आलोचना नहीं उठाई कि ये बहुत चीजों में अच्छे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी की वैल्यू तो यहाँ नहीं है। मैं देवेश ने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया, पर चूंकि हम भारतीय हैं और हर चीज को कुरेदते रहते हैं, इसलिए ये चीज तो हर समय मेरे दिमाग में रहती है कि ये डेमोक्रेसी का जो शोर है, मैं इसे शोर ही कहूँगा, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक लेके पहुँचा है। तो इस विषय पे मैं एक चीज, एक कथन कहूँगा जो शायद बहुतों को हंसी भी आएगी, पर इट इज ए फैक्ट एक्सेप्टेड बाय मेजर स्कॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड। आज की डेट में ये कहा जाता है, चाहे चारों तरफ वर्ल्ड में लड़ाई है, परेशानी है, पर कहीं ये भी कहा जा रहा है कि चाइना सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट बन चुका है और अमेरिका सबसे बड़ा कम्युनिस्ट बन चुका है, क्योंकि आज दोनों का जो बिहेवियर पैटर्न है वो फर्क है। चाइना कहता है कि भूमंडलीकरण करो, ओपन करो ट्रेड को, एक दूसरे में आओ जाओ। उधर ही अमेरिका अपनी तरफ से कहता है कि नहीं, अब रोको, हमें अपने को उठाना है। तो इसका मतलब मुझे हर जगह ये दिखाई दिया कि डेमोक्रेसी शाब्दिक रूप से बहुत अच्छी है, पर उसमें अगर सही लीडर नहीं मिल पाते हैं या जो मेजर वहाँ की पॉपुलेशन है वो उसको प्रयोग में नहीं ला पाती है, तो डेमोक्रेसी के बहुत सारे नुकसान भी। आप ये मान के चलें कि चाइना में हम कितनी ही बातों में उनका विरोधाभास कर सकते हैं, पर 130-40 करोड़ की पॉपुलेशन जब थी,
उसको जब हम ये देखते हैं कि आज के डिजिटल युग में वो अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं, तो वो शायद डेमोक्रेसी में पॉसिबल नहीं था। इसमें ये जरूर हमें लगता है कि भाई बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई, पर हमें ये भी मानना होगा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को हमें लेना पड़ेगा। आप एक छोटे से समुदाय, आज हर जगह माइनॉरिटी के नाम पे खड़े हो जाते हैं लोग, मतलब 10,000 लोग मर जाएं तो कोई बात नहीं, पर अगर 2 लोग मर गए तो उसके लिए आप खूब आंदोलन कर देंगे। तो कम्युनिज्म में भी ये अच्छाई थी कि उन्होंने बहुजन हिताय के लिए सोचा कि भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम डेमोक्रेसी के चक्कर में रहेंगे तो नहीं उठा पाएंगे। यही चीज सिंगापुर में हुई। ली क्वान आए तो सबने कहा जी ये तो ऑटोक्रेट हैं, ये तो एक एक चीज में बाल भी कैसे रखेंगे बच्चे, ये वो बताएंगे कैसे रहना है। पर हमें ये देखना चाहिए कि ओवरऑल उन्होंने अपनी जो बिल्कुल गिरी हुई इकोनॉमीज थी उनको कैसे उठा के लाए। तो उस मामले में आप देखोगे, चाहे वो सिंगापुर है, चाहे वो हांगकांग है, चाहे चाइना है या इंडोनेशिया और इंडिया जो हैं वो काफी कुछ समकक्ष हैं। दोनों की पूर्वत जो संस्कृतियां हैं वो एक हैं। आज भी वहां पर जितने लोगों से हम बात करते हैं, बहुत सारे मुस्लिमों के हिंदू नेम है, आगे वो उसके कुछ भी लगा लेंगे, बस फर्स्ट नेम हिंदू है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने जितना सहजता से, उनके यहाँ बहुतों को नहीं मालूम होगा कि जो हमारे यहाँ ये बोलते हैं पंच, वो रहता है ना, क्या बोलते हैं इसको, पंचतत्व नहीं, जो हमने इंडिया के लिए लिया था, 5 चीजों के ऊपर लिया था ना, वो सेम है, उन्होंने भी उसी को अपनाया। तो बहुत सारी चीजों में सेम है। तो यहाँ डेमोक्रेसी और जो दूसरी ऑटोक्रेसीज हैं उसके डिफरेंस को हम इसलिए नहीं समझने समय है कि भाई उन्होंने अपनी पॉपुलेशंस को कैसे उठाया। आज की डेट में आप ये मान के चलें कि बिफोर वर्ल्ड वॉर, जब यूके का सारे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले यूके वाज द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए बिकेम द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। पर इन दोनों ही देशों के पास में पूरे वर्ल्ड की, यूके के पास तो उपनिवेश थे तो सारे वर्ल्ड की संपत्ति आ गई। स्पेन और पुर्तगाल, कहा यह जाता है कि पूरे के पूरे शिप लोड चांदी के आते थे मैक्सिको और साउथ अमेरिका से। तो क्या मतलब 60-70 साल में ही वो सब चुक गया। इसका मतलब जिस चीज को हम प्रोग्रेस कहते हैं वो प्रोग्रेस तो उनकी वो खाया हुआ जो लूटा हुआ माल था उसी पे खत्म। तो ये बड़ा एक रोचक बिंदु बन रहा है और हम ऐसा करते हैं, स्टूडेंट्स का पोल लेते हैं। हाँ, लेकिन उसके पहले मैं डेमोक्रेसी के फेवर में कुछ कह लूं। ये मैं बिल्कुल तुमसे सहमत हूं कि डेमोक्रेसी की भी कई प्रॉब्लम्स हैं, कई बड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। उनमें से एक ये है कि युद्ध की स्थिति में या बाहरी जासूसों के द्वारा जो साबोटाज किया जा सकता है डेमोक्रेसी को, वो अपने लीडर्स इलेक्ट करवा सकते हैं, इलेक्शन को पूरा हैक कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा टोकूंगा। जिस समय ये बात आई ट्रम्प के काल में कि भाई रशिया ने इन्फ्लुएंस करा अमेरिकन इलेक्शन, तो मैं बड़ा हंस के बोला करता था कि भाई उनको ये पूछना चाहिए अपने CIA से कि अगर वाकई रशिया तुम्हारे इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करके प्रेसिडेंट बना सकता है तो तुम्हारी ये CIA और ये तो बेकार की चीजें। और हमारे यहाँ भी कभी कभी कंप्लेंट्स आती हैं कि ISI जो है वो हमारे इलेक्शंस में फेक करेंसी वगैरह इस्तेमाल कर रही है। तो क्योंकि डेमोक्रेसी में ह्यूमन राइट्स वगैरह एक्यूज्ड के भी होते हैं, फॉरेन स्पाई के भी होते हैं, उसको बगैर प्रोसेस के नहीं पनिश किया जाएगा। तो डेमोक्रेसी में उतना डर नहीं लगता ऐसे तत्वों को साबोटाज के प्रयासों में। तो ये एक डेमोक्रेसी की वल्नरेबिलिटी है, उसकी एक कमजोरी है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा डेमोक्रेसी लेसर इवल है अनलेस कि समाज बिल्कुल तैयार नहीं। जैसे अगर इराक पे आप डेमोक्रेसी थोपोगे तो वो नहीं चलेगी, अल्जीरिया पे आपने थोपी आसानी से नहीं चलेगी। तो थोड़ी उसमें समाज में परिपक्वता होनी चाहिए। लेकिन अगर है तो डेमोक्रेसी लेसर इवल है उसकी समस्याओं के बावजूद। ये हमें उससे पता चलता है कि पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे आजाद हुए। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम मात्र की है, मिलिट्री रूल ज्यादा रहा है। वहां का हाल क्या है? बर्मा भी हमसे 1 साल बाद आजाद हुआ,
वहाँ का मिलिट्री रूल रहा ज़्यादातर, वहाँ का क्या हाल है। तो और फिर ज़्यादातर डिक्टेटर्स बड़े बड़े युद्धों में उलझ जाते हैं। ईरान इराक 10 साल तक लड़ते रहे। डेमोक्रेसी इतनी जल्दी युद्ध में नहीं, और युद्ध बहुत बड़ी विभीषिका होती है। अगर कहीं नर्क है तो वो युद्ध में नजर आता है धरती पर। तो इसलिए मैं ये कहूँगा, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बड़ा एक महत्व है और इलेक्शन लड़ पाना एक गरीब के लिए भी खुल के हर 5 साल बाद प्रधानमंत्री का दोबारा आकलन होगा। भाई कोई आपको सही मानेगी जनता तो अब चलेंगे, वरना नहीं चलेंगे। तो इसलिए मैं उसको लेसर इवल मानता हूँ। लेकिन बड़ा रोचक रहेगा, स्टूडेंट से हम पूछते हैं। इसमें मैं एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा, जरूर सर, क्योंकि वो सामयिक है। देवेश ने ये प्रश्न उठाया, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आप इस समय सोशल मीडिया को देखेंगे, इस समय इवन जर्मनी और फ्रांस खास तौर से, इन दोनों पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज आ रही हैं अरब स्प्रिंग के ऊपर। अरब स्प्रिंग जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। ये लोगों को नहीं मालूम, वो सिर्फ मीडिया में यही पढ़ते हैं, आज यहाँ लड़ाई हो गई, कल वहाँ हो गई, आज यहाँ इतने मर गए। उन्हें ये नहीं पता कि दिस इज ए एक्सपेरिमेंट डन इन ए लैब विच इज बीइंग प्रैक्टिकलाइज्ड ऑन द वर्ल्ड नेशंस। क्या तुम सोच सकते हो कि एक रेडी वाले के मरने की वजह से जो अरब स्प्रिंग अल्जीरिया में शुरू हुई, आज वो 20-25 देशों को निगल चुकी है, और उसमें सिर्फ एक ही देश में वो ये महसूस हुआ है कि शायद वो डेमोक्रेसी चला पा रहे हैं। इसका मतलब ह्यूमन राइट की आड़ में आप ये देखना चाह रहे हैं कि कौन कितनी जल्दी गिर जाता है। ये एक शतरंज का बड़ा प्यारा सा खेल चल रहा है, और उसमें जिसे हम कहें आज के सारे इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, उसमें लेफ्ट वाले भी हैं, राइट वाले भी हैं, पर कोई इस प्रश्न को नहीं उठाता कि भाई इससे किसको फायदा हो रहा है। सर्टेनली उनको तो नहीं हो रहा। स्टूडेंट से सीखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ले लीजिए। हम लोग बस ये जो चर्चा सुनकर ये समझना हम चाह रहे थे कि आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी लेसर इवल है, सब में प्लस माइनस होता है, या डिक्टेटरशिप, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कभी कभी वो अच्छी निकल जाती है। ली कुआन जैसे उदाहरण है, बहुत अच्छे निकल गए, लेकिन कई बहुत ही बुरे निकल जाते हैं, स्टालिन वगैरह, तो उनको हटाना मुश्किल हो जाता है। तो आपकी नजर में, स्टूडेंट्स की नजर में लेसर इवल क्या है, डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप? इस वार्ता के परिप्रेक्ष्य में हाँ, पहले से तो पढ़ा हुआ सब सोचते हैं, तो आपने सुना उससे अब तो आप जो है अपना आंसर जो है हाथ रेस करके दे सकते हैं। अगर डेमोक्रेसी को सही मानते हैं तो थम्स अप कीजिए, और डेमोक्रेसी को कम अच्छा मानते हैं तो थम्स डाउन कर दीजिए। थम्स अप किया है एक ने, और बाकी लोगों का भी विचार। तो सर इसे आशीष तिवारी ने किया है, पीछे भी क्या या ये लोग अभी भेज देंगे, थोड़ा सा सोच के आप अपना जवाब भेजिएगा, जितने हम आशीष को सुन लेते हैं। आशीष क्या सोच के तुमने थम्स अप किया? सर नेचुरल फीलिंग है सर, हमेशा से सुनते आए सर, वही तो सबको सर अपॉर्चुनिटी सेम मिल रही है सर। अरविंद जी ने जो बताया उसको सुन के तुम्हारा विचार, या जो मैंने कहा उसको सुन के तुम्हारे विचार में कुछ संवर्धन हुआ? सर वही सर, मुझे तो सर डेमोक्रेसी सर सही लगती है सर, उसमें सर सबको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं सर। थैंक यू। अभी हम बाकी सब का भी पोल लेंगे। सर एक दक्ष है, अमित ने, दक्ष अमित। दक्ष, आपकी क्या टिप्पणी है? अमित, नेहा, अंशु जो अपनी टिप्पणी देना चाहें। कोई बात नहीं हो सकता, बोलना नहीं चाह रहे, खाली उन्होंने में पढ़ सकते हैं। मतदान बस देना होता है डेमोक्रेसी में, जरूरी नहीं है कि हर एक जगह स्पीच देगा। सर कुछ फाइनल बात आप बोल दीजिए, और फिर हम। मैं बस एक चीज और अरविंद का मुझे बहुत रोचक लगा था, पर एक चीज मैं नजर में लाना चाहूंगा। आपने ये कहा कि युद्धों के बाद जो है मुख्य तब्दीली जो
पश्चिम में आई है। लेकिन यहाँ मेरा थोड़ा सा जो विचार थोड़ा अलग है। वास्तव में जो आधुनिकता है उसके 4 मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण मूल्य हैं। एक है तर्कवाद, व्यक्तिवाद, मानववाद और प्रोग्रेस में विश्वास, जिसके कारण बाद में समाजवाद, प्रजातंत्र, नारीवाद ये सब निकला। ये सब पश्चिम के बड़े महत्वपूर्ण, और जो बुनियादी तर्कवाद, व्यक्तिवाद और मानववाद हैं, इसके पुट हमें प्राचीन ग्रीस में भी दिखते हैं। व्यक्तिवाद का मतलब क्या है? व्यक्ति की डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है, समूह उस पर हावी ना हो। हमारे यहाँ परिवार भी हावी होगा, यहाँ तक परिवार ही नहीं, आस पड़ोस वाला भी कह सकता है, ए लड़की तू कहाँ जा रही है इतनी रात, कोई भी पूछ सकता है। वेस्ट में आप इमेजिन नहीं कर सकते कोई स्ट्रेंजर आकर के पूछ लेगा भी तुम लेट क्यों आ रहे हो, क्योंकि उनका एक प्राइवेसी का नोशन है, एक इंडिविजुअल का उनका डिग्निटी है। हम लोग जैसे साष्टांग प्रणाम खाली ईश का ही नहीं करते, बल्कि साधुओं के आगे, गुरुओं के आगे लेट जाते हैं। वो लोग अपने चर्च में खाली क्रॉस बनाते हैं, लेटते नहीं कभी चर्च में, जीसस के आगे भी। तो ये जो इंडिविजुअल की डिग्निटी है वो यूरोप में पहले से नजर आती है। ये आधुनिक युद्धों के बाद आई हो ऐसा नहीं। एक ऐसा एग्जांपल देना चाहूंगा जो शायद बहुतों को बहुत अजीब लगेगा। तुमने क्रॉस का या साष्टांग ना करने का उदाहरण दिया। एक बार मैं अपनी कजिन के साथ में बैठा था, वो सोफिया में पढ़ती थी जयपुर में, और काफी समय पहले की बात है। तो बोली भैया ये देखो अपने मंदिरों में तो बड़ी गंदगी सी रहती है, कहीं पानी पड़ा है, कहीं ये पड़ा है, चर्च में तो बहुत, क्योंकि सोफिया में थी तो निश्चित ही उनको कभी कभी चर्च भी ले जाते होंगे और वहाँ तो बहुत सफाई रहती है। तो मैंने तब उससे पूछा, कजिन से, मैंने कहा बेटा एक चीज बताओ, आपको ये मालूम है कि चर्च में जब तक आप अपना सब्सक्रिप्शन नहीं देते हो तब तक आपको यहाँ तक कि जन्म तो है ही, बैप्टिज्म नहीं होगा, और अगर आपके घर में लाश पड़ी है तो दफनाई नहीं जाएगी। बोली नहीं, हमें तो ये नहीं। फिर वो एकदम अचानक बोली, हाँ भैया आप सही कह रहे हैं, मेरे एक सहेली है, उसके फादर की डेथ हो गई, वो प्रोटेस्टेंट थे और वहाँ पर कैथलिक ग्रेवयार्ड था, तो वो 2 दिन लाश पड़ी रही। उन्होंने कहा भाई यहाँ तो आप तो हमारे हैं ही नहीं। तो बहुत सारी चीजें नोशन से ऐसी बन गई हैं जो हम दूर से सोचते हैं अच्छी हैं, और वो अच्छी नहीं है, वो उस समय की व्यवहारिकता के हिसाब से। आज उन्होंने चर्च पे कुर्सी मेज पे बैठने का बना दिया तो आप जूते से जा सकते हो। अपने यहाँ चूंकि वो जूते वाली परंपरा नहीं थी, इसलिए आपको पैदल जाना होगा, बहुत सारी चीजें करनी होंगी, पर वो अपनी अपनी सामयिकता में है, उसमें क्या अच्छा है क्या खराब नहीं। मैं इसके बारे में बहुत निश्चित नहीं हूँ कि ये सब्सक्रिप्शन जरूरी है या नहीं, ये है। लेकिन अगर हो भी तो ये इंडिविजुअल डिग्निटी के वाला के खिलाफ एग्जाम्पल नहीं है। वो सब्सक्रिप्शन को लेकर के मेंटेन करते हैं या साफ सफाई रखते हैं, या उनका कुछ भी हो सकता है। यहाँ देवेश में करप्शन अगर है वहाँ, तो करप्शन मंदिरों में भी है। जीने और मरने की डिग्निटी तो इंसानी डिग्निटी का पहला आयाम है। अगर आपको पैदा होने के बाद आपका नामकरण ही नहीं होगा बिना चर्च के, या आपकी डेथ हो गई, आपको दफनाया ही नहीं जा सकता। मैंने कहीं ऐसा इतिहास में एग्जाम्पल नहीं देखा कि दफनाया ना गया हो शरीर को। अगर कोई मर गया, सब ये जो अलग मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। ये एक दूसरे बल्कि सब्सक्रिप्शन हो सकता है, लेकिन दफनाया ना गया हो ये मैंने कहीं देखा नहीं है। एक भी उदाहरण अगर तुम्हारे माइंड में हो तो जरूर बताओ, मैंने कोई नहीं सुना। ये मैंने अपनी कजिन का बताया, बल्कि एग्जांपल है। नहीं, सब्सक्रिप्शन वो देते हो। मेरा कहने का मतलब आप जिस उससे जुड़े हुए हैं, सब्सक्रिप्शन का मतलब ये नहीं कि पैसे नहीं दिए तो नहीं करने दे रहे। उसका मतलब ये है कि अगर मैं कैथोलिक हूँ या मैं प्रोटेस्टेंट हूँ तो मैं उसी में ही जाऊंगा ग्रेवयार्ड में। चलो इस पे लेट्स एग्री टू डिसएग्री। पर तुम्हारी कोई और टिप्पणी या आलोचना मैंने जो कहा उसके ऊपर हो तो जरूर, या विशेष रूप से इस विषय के बारे में लास्ट। हाँ, विषय में मैं एक चीज और जरूर कहना चाहूंगा कि जो देवेश ने शुरू में बताया था कि ये जो डिजिटल रिवोल्यूशन है, उस डिजिटल रिवोल्यूशन ने वाकई ही असली घुमंडेकरण को गति दी है। आज जो भी लोग पुराने जमाने से लोग विदेशों में जाके काम करते थे, घरों पे पैसा भेजते थे,
और वो इतने कटे हुए होते थे कि उनको पता ही नहीं कि हमारे माँ बाप कौन है, कहाँ है। आज डिजिटल माध्यम से जैसे हम आज ये चर्चा कर रहे हैं, ऐसे वो दिन में 4 बार चर्चा करते हैं। तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि परिवार जो इकाई है वो उसमें डिजिटलीकरण का बहुत बड़ा सहयोग है। आज बिना फोन के कोई ठेठ बिल्कुल डेजर्ट में हो या कहीं हो, वो जीवन सोच भी नहीं सकता। और ये एक अच्छी बात है कि इंडिया का उसमें भी सहयोग बहुत है। मुझे ध्यान है जब 87 में हम कीनिया गए तो उस जमाने में ईमेल शुरू ही हुई थी। तो इंडिया में तो घर घर में नीचे हम जाते थे और 10 रुपए में ईमेल कर देते थे। और वहां पर मुझे ध्यान है एक दिन हमें ईमेल करनी थी तो हम 15 किलोमीटर चल के गए गाड़ी से कि भाई वहां पर जाएंगे और ये ईमेल करके या अपनी मेल लेके आएंगे। तो तब मुझे ये लगा, मैंने कहा इंडिया तो बहुत आगे, यहाँ तो आप झुग्गी इलाके में भी नीचे जाओगे और 10 रुपए में आप ईमेल कर लो, 1 रुपए में फोटोकॉपी कर लो। तो जो डिजिटल रेवोल्यूशन है इसने ही गरीब समाज को सशक्त किया है। हमसे ज्यादा उनके ये जरूरी चीज है। बहुत काम है, जरूर, बिल्कुल। अब स्टूडेंट्स के सवाल ले लेते हैं, या विकास तुम कुछ कहना चाहते हो? ज्यादा तो फिर तुम स्टूडेंट शायद कुछ पूछेंगे नहीं, आपने पूछा था, आप पूछ लीजिए कुछ तो पूछेंगे। अगर छात्रों में से किसी का कोई सवाल हो तो हमें जरूर खुशी होगी एड्रेस करने में। You can raise your hand if you have a question or any criticism, आलोचना भी आप कोई टिप्पणी करना चाहो, most welcome। एक में हाथ खड़ा गया, अमित पूछिए। अमित पूछो, क्या आपकी क्या टिप्पणी या सवाल है? सर जैसे आपने बताया कि सर ग्लोबलाइजेशन से हमारे मतलब सामाजिक भौतिक परिवर्तन आए जो आए, तो सर इसमें सर इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं सर? जैसे आपने तो एडवांटेजेस बताया बहुत सारे फायदे, इसका नुकसान क्या है सर? ग्लोबलाइजेशन के अब ये ग्लोबलाइजेशन का फायदा इंटरनेशनल टेररिस्ट भी उठा रहे हैं, तो उनको भी इंटरनेट का पूरा फायदा है। तो ये एक नुकसान हो गया। और इससे ज्यादा गहरे स्तर पर मैं मानता हूं कि परिवार समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है और इसको क्षति पहुंच रही है। यूरोप में तो बहुत, तुम्हें जानकर शायद अचंभा होगा, आधे से ज्यादा विवाह टूट जाते हैं। और ये जो सिंगल पेरेंट फैमिलीज होती हैं, इनमें से 70-80% बच्चे जुवेनाइल्स हो जाते हैं, यानी कि नशे में या किसी तरह के क्राइम में या बुरी आदतों में फंस जाते हैं, या उनका पूरा अच्छा विकास नहीं हो पाता। और ये ऐसे तो खाली ये भूमंडलीकरण की वजह से नहीं हुआ हमें, ये इसके पहले से शुरू हो गया था, लेकिन भूमंडलीकरण और इंटरनेट और ये पोर्नोग्राफी और एक्सेस टू प्राइवेट फ्रेंडशिप्स, ये उसको और ज्यादा क्षति पहुंचा रहा है। ये एक बहुत चिंता की बात है। मैं ये नहीं कहता कि परिवार बनाना सबके लिए बहुत जरूरी है या परिवार के बिना आदमी नहीं रह सकता, मैं ये नहीं कहूँगा। इंडिविजुअलिज्म की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, हर एक का अपना अपना चुनाव हो सकता है, लेकिन अगर पूरे समाज में परिवार गौण हो जाएगा तो हमें बहुत उसके विकल्प के रूप में नए स्तंभ बनाने पड़ेंगे, वरना समाज को बहुत नुकसान होगा। जैसे मैं यूरोप का आपको बताता हूँ, यूरोप इतना शक्तिशाली होते हुए, अमेरिका इतना शक्तिशाली होते हुए आज कई जगहों पर पॉपुलेशन बाइट्स की डिक्लाइन कर रही है, क्योंकि बहुत से लोग शादी कर ही नहीं रहे या बच्चे नहीं कर रहे हैं या केवल एक ही बच्चा करते हैं, और बच्चे होने के बाद भी परिवार टूट जाता है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां पर एल्डर्स का रेशियो पॉपुलेशन में बहुत बढ़ता जा रहा है, यंगस्टर्स कम होते जा रहे हैं और उन्हें माइग्रेंट्स को लाना पड़ रहा है, और माइग्रेंट्स के लाने की वजह से उनकी पूरी सांस्कृतिक जो बैलेंस है वो अब बहुत बड़ी एक उथल पुथल से गुजर रही है। तो ये एक उदाहरण है भूमंडलीकरण किस तरह से क्षति भी पहुंचाता है।
इसका मतलब ये नहीं कि भूमंडलीकरण रोका जाए, लेकिन उनके लिए हमें तैयारियां करनी है। और इसमें हम टीचर्स को, ग्रेजुएट्स को, युवा वर्ग को, शिक्षित युवा वर्ग को बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी निभानी है। और अगर समय रहा तो हम इस पे बात करेंगे। वैसे समय काफी हम लोग हम सीमा पार कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई जानना चाहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे जरूर हमें हमेशा विचार करना चाहिए। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो ये कार्यक्रम रहा, आपने इसको बहुत ही सफल बनाया, इसके लिए आपके हम लोग आभारी हैं। चर्चा और परिचर्चा का ये पहला अंक था जिसमें मैंने डॉक्टर देवेश विजय और मिस्टर अरविंद गुप्ता जी को आमंत्रित किया था। बड़े ही सहजता से दोनों ने अपने विचार हमारे समक्ष रखे और हमें बहुत ही अच्छे तरीके से संस्कृति और भूमंडलीकरण के मायने समझाए। आशा करता हूँ आपको भी कुछ विशेष बातें समझने का मौका मिला होगा और आपकी प्रबुद्धता में कुछ वृद्धि हुई होगी। इसी प्रकार से हम यहाँ पर साहित्यकारों को, विचारकों को और लेखकों को, आर्टिस्टों को बुलाते रहेंगे और आपके ज्ञान में प्रबोधन का प्रयास करते रहेंगे। हम यहाँ से साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। ओके, थैंक यू सर। Also can believe अपना फोन भेज देना विकास को।